चलें जी, अस्सलाम वालेकुम once again for the topic, the next topic, which is like regarding paraphrasing. ठीक है, हमारा मेरे ख्याल से पैराफ्रेजिंग रह गया था लास्ट क्लास में। हमने लिटरेचर रिव्यू का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और लिटरेचर रिव्यू के टॉपिक में हमने पढ़ा कि एम्पिरिकल स्टडीज का लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखा जाता है, और फिर हमने ये पढ़ा कि थीमेटिक जो लिटरेचर रिव्यू है वो कैसे पढ़ा जाता है। ये कौन है? यूसुफ हसन। यूसुफ बेटा, मैंने पहले ही अनाउंस किया है, मैं टॉपिक्स चैट रूम पे नहीं लूंगी, मैं टॉपिक्स चैट रूम पे नहीं लेती। मैंने पहले ही कह दिया है कि आप लोग मुझे टेलीग्राम पे सेंड करो, टेलीग्राम पे सेंड करो, ठीक है जी। क्योंकि जिसको आवाज नहीं आ रही है वो रिकनेक्ट करे, ये तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप लोग डिसकनेक्ट होकर दोबारा से रिकनेक्ट करें तो वॉइस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे करनी है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर टॉपिक की बात छिड़ ही गई है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद होगा, 2 हफ्ते पहले मैंने चैट रूम पे इंटेंशनली जो है कुछ स्टूडेंट्स के टॉपिक जो है वो अप्रूव किए थे। एम आई राइट? किए थे इस क्लास में? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, मैंने चैट रूम पे ही कुछ लोगों के जो हैं जिसे कहना चाहिए जो टॉपिक्स थे असाइनमेंट के वो अप्रूव किए थे। बेटा उसका रीजन क्या था? सिंपल, उसका रीजन ये था ताकि कुछ बच्चों की जो मिस्टेक्स आ रही हैं वो दूसरे बच्चे समझ सकें और उनसे सुन के वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें। बट आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड, रियली रियली डिसअपॉइंटेड। वो मिस्टेक्स जो मैंने पहले दिन हाईलाइट की थी वो अभी तक, मुझे टॉपिक जो आप लोग लिख के दे रहे हो, अभी तक रिपीट हो रही हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप बेटा असाइनमेंट में फिर वही गलतियां करोगे, आप फाइनल्स में फिर वही गलतियां करोगे, तो बेटा मार्क्स डिडक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। आप लोगों को एक चीज आती है लेकिन आप लोग पता नहीं कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं देते। कॉन्सेंट्रेशन के साथ जरा 2 मिनट तसल्ली से अगर आप बात सुन लेंगे, बजाय इसके कि आप अपने जहन से जो है वो काम चलाएं, तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं बार बार ये कह रही हूँ और बार बार स्टूडेंट्स को लिख रही हूँ कि आप लोग इस तरह का टाइटल क्यों बना रहे हो। बेटा पहले दिन तो अभी ये डिसाइड कर लो, कुछ बच्चे अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हम क्वालिटेटिव पढ़ रहे हैं या क्वांटिटेटिव। पहले तो मुझे ये बात बता दो। प्रपोजल की डेडलाइन छोड़ दे मसूदा, आई विल टॉक टू द टीचर, आई विल टॉक टू सर यूसुफ, सर यूनुस। अगर जो भी होगा फिर वो डेडलाइन का हम आपको बता देंगे। डेडलाइन वैसे तो मेरे ख्याल से जो है वो आपकी जनवरी की कोई डेडलाइन है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, ये क्या है? मोहम्मद अली कैसर, किस चीज का वेट हो रहा है? अली बेटा, अली कैसर किस चीज का वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? मेरी ये बात समझ में नहीं आई, आई डोंट नो स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर व्हाट। ठीक है, एनीवेज मैं ये बात कह रही थी कि पहले तो ये डिसाइड कर लो कि क्वालिटेटिव रिसर्च हम पढ़ रहे हैं या क्वांटिटेटिव हम रिसर्च पढ़ रहे हैं। आप लोग इस तरह के टाइटल्स क्यों बना रहे हो? पहले इस बात का मुझे जरा आंसर करो। इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल एक्स ऑन वेरिएबल वाई, इम्पैक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एक्स ऑन कॉन्सेप्ट वाई। क्यों भाई? अगर आपके पास ऑलरेडी 2 कॉन्सेप्ट्स की रिलेशनशिप आइडेंटिफाई है तो क्या जरूरत है, क्या जरूरत है क्वांटिटेटिव जिसे कहना चाहिए क्वालिटेटिव करने की? क्यों बना रहे हैं आप इम्पैक्ट इम्पैक्ट को लेके? इसी तरह और क्या टॉपिक टाइटल्स आ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ वेरिएबल एक्स ऑन वेरिएबल वाई। भाई जब आपको कॉज एंड इफेक्ट ऑलरेडी डिटरमाइंड है, मेरे जुमलों पे गौर करना, मैं क्या कह रही हूँ, जब कॉज एंड इफेक्ट ऑलरेडी डिटरमाइंड है तो फिर क्या जरूरत है आपको फिर क्वालिटेटिव करने की? आप लोग करें क्वांटिटेटिव करें, क्वांटिटेटिव में टॉपिक ले लें। क्वालिटेटिव में क्यों ये टॉपिक ले रहे हैं? बेटा अपलोड कहाँ करना होगा प्रपोजल? ये कितना अच्छा सवाल है। ये कौन है प्लीज करिएगा, बहुत अच्छा। अजीम बेटा, हाँ मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ आपको, बिल्कुल स्पून फीडिंग करती हूँ, अभी सिरेलैक खिलाती हूँ। अजीम बेटा अपलोड कैसे करना होगा? जहाँ पे असाइनमेंट मैंने अनाउंस किया है वहीं पे जिसे कहना चाहिए सबमिशन का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे जाके आप अपनी फाइल को अपलोड कर दें, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है जी, नहीं स्पून फीडिंग मुझे करनी पड़ती है, झूले झुलाने पड़ते हैं, इतने मेच्योर स्टूडेंट्स हैं लेकिन फिर भी ये काम करना पड़ता है। अच्छा जरा मसूदा मुझे बेटा ये बताओ, रियाजुद्दीन आज प्रेजेंट है? रियाजुद्दीन की तो जरा मैं पूछूं, रियाजुद्दीन साहब, ठीक है जी। वो उन्होंने तो मुझे खुद कल शॉक कर दिया, रियाजुद्दीन साहब ने, कि क्लास जो है वो उन्होंने टाइमिंग्स ही चेंज कर दी है।
एनीवेज बेटा, वकास और तमाम तरह स्टूडेंट्स, सेंड मी योर टॉपिक्स ऑन द टेलीग्राम एंड सेंड मी द मैसेजेस, जिसे कहना चाहिए प्राइवेटली, क्योंकि जब मैसेजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कुछ स्किप भी हो जाते हैं मुझसे, ठीक है जी। मैसेजेस जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो मुझसे बहुत कुछ स्किप भी हो जाते हैं। हाँ तो वकास मैं कर दूंगी रिस्पॉन्ड, ऐसी क्या तकलीफ की बात है। आई डू इट बेटा, आई डू इट, डोंट वरी, डोंट पैनिक। चलें जी। अच्छा, टॉपिक के मैंने बारे में जरूर बात करनी थी, वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोगों ने मुझे जिसे कहना चाहिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लास्ट टू टाइम से डिस्कशन बोर्ड पे सबमिशन लिंक ओपन। अच्छा नहीं नहीं, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं है ये। मुझे और दूसरे बच्चों ने भी ऐसा कहा है, मैं जरा चेक करती हूँ कि सबमिशन लिंक क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, ये आपने बात अच्छी करी है ऐसा, ये बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में रह के बात है। मैं आज ही चेक कर लेती हूँ। वैसे आज के इसमें कोई वो नहीं है, किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ कि ये जो डिस्कशन बोर्ड पे सवाल है वो आप लोगों को डिस्प्ले क्यों नहीं हो पा रहा है। थैंक यू बेटा एहसन फॉर रिमाइंडिंग मी। अच्छा भाई, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को बेटा? शेल वी प्रोसीड, शेल वी प्रोसीड, स्टार्ट करें आज का मामला। आज का मामला स्टार्ट करें। अच्छा, मैंने इस क्लास को तो अपनी वो दे दी है, फीडबैक दे दी है ना शायद मिड टर्म की, मैं भूल जाती हूँ। इस क्लास को मैंने गालिबन फीडबैक दे दी है मिड टर्म पेपर्स की, मेरे ख्याल से हाँ सही है, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं कि मैंने किस क्लास को दी है और किस क्लास को नहीं दी है। ठीक है जी। क्या है ये उमायमा का, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बाकी जिसके बेटा वक्कास, मैं मुझसे फिर आर्ग्यू मत करें बेटा। मैंने आपको पहले ही बताया है, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं कि अभी जो आपके दूसरे टीचर हैं, ही इज एक्चुअली चेकिंग योर पेपर्स। ठीक है, जैसे ही हमारे टीचर चेक कर लेंगे सर यूनुस फरीद, तो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैंने जिन कॉपीज को चेक किया है उन कॉपीज के मार्क्स, उन कॉपीज पे जो बच्चों के मार्क्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं, और जिनके नहीं हो रहे, अंडरस्टूड सी बात है कि उनके कॉपीज अभी चेक ही नहीं हुई हैं। वो बेटा मेरे जिसे कहना चाहिए बॉल जो है वो मेरे कोड में नहीं है, द बॉल इज नॉट इन माई कोड। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं पैराफ्रेजिंग से। गालिबन अगर मैं याद करूं तो हम प्लेजरिज्म के टॉपिक पे आ गए थे, और हमने ये बात की थी कि प्लेजरिज्म को अवॉइड करना चाहिए। एम आई राइट बेटा? प्लेजरिज्म को अवॉइड करना चाहिए, और अवॉइड करने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप पैराफ्रेजिंग करें, पैराफ्रेजिंग करें। ठीक है जी। पैराफ्रेजिंग क्या होती है, कौन मुझे बताएगा सिंपल वर्ड्स में? मुझे एक लाइन में बता दो, मुझे लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं चाहिए। मिस, पैराफ्रेजिंग इसलिए करनी जरूरी होती है ताकि आप ऑथर को एक्नॉलेज करें। क्या सही कह रही हूं मैं बेटा, क्या सही कह रही हूँ? जल्दी जल्दी मुझे बताते जाओ। मैंने पहले ही कहा था लिटरेचर रिव्यू पढ़ना बहुत आसान है। मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर दूं, लिटरेचर रिव्यू पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन लिखना जो है ना बड़ा लेंदी प्रोसेस है। लिटरेचर रिव्यू को लिखने में सबसे ज्यादा टाइम सर्व होता है, लिटरेचर रिव्यू को लिखने में सबसे ज्यादा टाइम सर्व होता है। ठीक है जी। एनीवेज, मैं आ गई हूँ पैराफ्रेजिंग पे। मैंने कहा इसलिए जरूरी है कि ऑथर को एक्नॉलेज करना जरूरी है, उसको क्रेडिबिलिटी देना जरूरी है। ठीक है जी। हम किसी दूसरे का काम चोरी तो नहीं कर सकते ना, हम किसी दूसरे के काम को अपना काम बताकर तो पेश नहीं कर सकते ना, प्रेजेंट तो नहीं कर सकते ना। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। ठीक है जी। ये अनएथिकल है, ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, और शायद मैंने आपको एथिकल कंसिडरेशंस जब पढ़ाया था ये बात उस दिन भी मेंशन की थी। ठीक हो गया? अब पैराफ्रेजिंग के कुछ जुमले आप लोग लिख रहे हो बेटा, बिल्कुल सही लिख रहे हो। मिस, पैराफ्रेजिंग ये होती है कि सिंपली आप जो है जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, उसको रीस्टेट कर दें एक वर्ड में, एक वर्ड में बताओ मिस, रीस्टेट कर दें अपने वर्ड्स में। ठीक है जी। इसको हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग। ठीक है, लेकिन ये बात गिरा से बानो, उस सेंटेंस का, उस पैराग्राफ का मीनिंग या एसेंस चेंज नहीं होना चाहिए। मेरी बात दोबारा से लिखें, उस सेंटेंस का, पैराग्राफ का, जिसको आप चेंज कर रहे हो, जिसको आप पैराफ्रेज कर रहे हो, मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, सेंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, कुछ लोगों के जहन में ये कंफ्यूजन रहती है, मुगालता रहता है, जरा जल्दी से बता दूं। कुछ कहते हैं कि मिस लेंथ भी सेम हो, नहीं जरूरी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानती, और मैं बिल्कुल भी ये मशवरा नहीं दूंगी कि लेंथ भी सेम हो। बेटा 6-6 7-7 जो लाइंस के पैराग्राफ होते हैं वो 2 से 3 लाइंस में भी जिसे कहना चाहिए पैराफ्रेज हो सकते हैं।
ठीक है जी। 2 से 3 लाइनों में भी पैराफ्रेज हो सकते हैं। बस याद रखना, अगर तुम्हें याद हो मैंने पहले दिन कहा था क्वालिटेटिव उसके लिए अच्छी होती है जिसका किसी उस लैंग्वेज पे उबूर है। अगर अंग्रेजी जबान पे उबूर है, लैंग्वेज पे कमांड है, तो फिर आपके लिए जिंदगी आसान ही आसान ही आसान, बहुत आसान हो जाती है। ठीक हो गया बेटा? बेटा आगे चले। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे यहाँ पे टिप्स लिखनी शुरू कर दी हैं कि मिस पैराफ्रेजिंग टिप्स ही होती है। मैं अभी पैराफ्रेजिंग टिप्स पे थोड़ा सा पॉज दे रही हूँ, रुक जाओ। मैं टिप्स बताऊंगी लेकिन रुक जाओ, मैं थोड़ा सा जो है वो पॉज लूंगी। बेटा मेरी बात गौर से सुनो, बीइंग एन एग्जामिनर मेरी बात गौर से सुन लो। हम लोग तुम्हारे जब थीसिस आते हैं, मैं तुम्हें आज ही बात बता दूं, जो थीसिस आते हैं उसको हम कैसे एग्जामिन करते हैं बच्चों, और थीसिस में क्या गलतियां पकड़ रहे होते हैं। थीसिस में हम रीराइट करने को, तुम लोग ने देखा होगा ना, कुछ लोगों को जो है हम करेक्शंस दोबारा करने के लिए देते हैं थीसिस में। एम आई राइट? सीनियर से सुना होगा कि भाई मेरा वाइवा तो हो गया था, लेकिन भाई मुझे रिसर्च सुपरवाइजर ने दोबारा से रिवाइज करने के लिए दिया है। क्यों दिया जाता है वो रीजन पूछे मुझसे बेटा, ताकि आप लोगों को ये दिन ये वक्त ना देखना पड़े, वो रीजन पूछे मुझसे। ठीक है जी। आप लोग पैराफ्रेजिंग करते तो मुझे पता है बहुत सारे आप लोग बहुत स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट हो। जाहिर बात है डिजिटल एज के बच्चे हो तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। जिसे कहना चाहिए नित नए सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुके हैं, सॉफ्टवेयर को यूज करते हो और उल्टे सीधे जिसे कहना चाहिए तरीके से जो आप पैराफ्रेज कर देते हो, यहां तक के जिसे कहना चाहिए पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाता है, मायने ही बदल जाते हैं, एसेंस ही बदल जाता है। टिप्स बताने से पहले मेरी पैराफ्रेजिंग के लिए 2-3 बातें गौर से सुन लो। मैं दोबारा से कहती हूँ बेटा, यही वो पॉइंट आता है जब वाइवा में आप लोग फंसते हो। पता है कहां फंसते हो वाइवा में? आप लोग पूरा का पूरा पीएलएस का टेबल बता देते हो, सारी की सारी वैल्यूज बता देते हो, सारे के सारे थ्रेशोल्ड बता देते हो, क्या टेबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉन्सेप्ट में मॉडल में फंस जाते हो। व्हाट इज द रीजन? कॉन्सेप्ट में या मॉडल में फंस जाते हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ठीक है जी। बेटा वॉइस क्लियर है ना? कुछ बच्चे कह रहे हैं बेटा माय वॉइस इज ऑडिबल, कोई डिस्टोर्शन तो नहीं है ना? लेट मी नो जल्दी से। बेटा जिसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो वो जरा दोबारा से रिकनेक्ट कर ले। स्मूथ है ना मेरी वॉइस? शाबाश। अच्छा मैं क्या कह रही थी, मैं भूल जाती हूँ। मैं ये कह रही थी कि आप लोगों से जब हम वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग पता है कहाँ फंसते हो? मॉडल में फंसते हो। फास्ट नहीं हूँ बेटा कुरतुलैन, मैं बहुत क्रॉल कर रही हूँ, मैं तो क्रॉलिंग कर रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा मैं क्या कह रही थी, हाँ, वाइवा में आप लोग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वेरिएबल्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते, फिनोमिना अपना एक्सप्लेन नहीं कर पाते। पता है उसका रीजन क्या है? क्या रीजन है? जब आप लोग अपने बेस पेपर्स या जो आपने 10 के करीब पेपर्स सर्च किए होते हैं, जब आप उनको पैराफ्रेज करते हो तो बिल्कुल ब्लाइंडली करते हो। ठीक है जी। एक एक सेंटेंस पकड़ लेते हो। मैं बिल्कुल इस बात पे जो है वो जिसे कहना चाहिए तरजीह नहीं दूंगी। एक एक सेंटेंस पकड़ लिया बस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमूविंग प्लेजरिज्म। मेरी बात गौर से सुनो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमूविंग प्लेजरिज्म। अल्लाह जाने जुमला कहां से कहां पहुंच गया, उसका सेंस बन भी रहा या नहीं बन रहा। बस आपने अपना सिमिलैरिटी इंडेक्स ड्रॉप करने के लिए, लेस देन 15% करने के लिए आप वर्ड बाय वन सिनोनियम लगाते चले जाते हो। बेटा पैराफ्रेजिंग के लिए सबसे अहम टूल है, सबसे पहले टिप है नोट टेकिंग। क्या बोला मैंने बेटा? नोट टेकिंग। नोट्स लेने बहुत जरूरी है। मैंने आपको याद होगा पिछली क्लास में भी बताया कि फॉर एग्जांपल तुमने पढ़ा साद अली का पेपर। ठीक है जी। अब साद अली का पेपर जब तुम उस बॉक्स में डालोगे, आपने जो लास्ट क्लास में बॉक्स देखा था, लिटरेचर रिव्यू वाला टेबल देखा था, वहीं पे पैराफ्रेज कर दो, वहीं पे अपने वर्ड्स में लिख दो। ठीक है, ये बात हुई थी। वहीं पे नोट्स लेते जाओ। क्या करो, किस तरीके से? अब जरा टिप सुनो। आपने जिस पैराग्राफ को पैराफ्रेज करना है, आराम से रिलैक्स होके स्ट्रेस के बगैर उसको 3 दफा पढ़ो। मैंने क्या कहा? उस कॉन्सेप्ट को, उस लाइन को, उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को आराम से 3 दफा पढ़ो। 3 टाइम्स पढ़ने से होगा ये कि बेटा तुम्हें उस पैराग्राफ का क्या मिल जाएगा? क्रक्स मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? क्रक्स मिल जाएगा। बेटा मैं शॉर्टकट नहीं बताती, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम लोग जो लिख रहे हो सिनोनियम, तुम लोग जो लिख रहे हो चेंज द स्ट्रक्चर, तुम लोग जो लिख रहे हो चेंज द वर्ड क्लास, ये बातें सही हैं। मैं इसको मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन
बात गौर से सुनो, तुम लोग कॉन्सेप्ट क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर पाते? जब हम तुमसे पूछते हैं वाइवा में कि बताओ तुम्हारी रिसर्च की कंट्रीब्यूशन क्या है, बताओ तुम्हारी रिसर्च की इम्प्लीकेशंस क्या है, वहीं पे आप लोग डंब हो जाते हैं, वहीं पे आप लोग फ्लॉप हो जाते हैं, वहीं पे स्ट्रेट अवे जो है वो आप लोग कोलैप्स कर जाते हो और बाकी के सारे टेबल की वैल्यूज खट 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 बता देते हो। बेटा बाहर का मैं तुम्हें थोड़ा सा सिनेरियो बताऊं, बाहर जितने भी प्रपोजल्स लिखे जाते हैं या फंडिंग के लिए, जैसे हम कहना चाहिए ग्रांट्स लेने के लिए रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, वहां पे मेथडोलॉजी से तो इंपॉर्टेंस रखती है, वहां पे टेबल्स वगैरह तो मैटर करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैटर करता है बेटा आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, आपके कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है जी। तो क्या करो, जल्दी से जिस पैराग्राफ को पढ़ना है उसको 3 दफा पढ़ लिया, 3 दफा पढ़ने के बाद होगा ये कि तुम्हें उसका मिल जाएगा जिस्ट, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं बेटा, जिस्ट को क्या कहते हैं, लुब्बे लुबाब। सही कह रही हूँ, उर्दू में मैंने तर्जुमा सही किया है, मुझे उसका एक जुज मिल जाएगा, जुज। ठीक है जी, उसका मुझे एक लुब्बे लुबाब मिल जाएगा। क्लियर हो गया? ओवरऑल सिनेरियो मेरे पास जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब उसको जो है क्रक्स, बिल्कुल सही, उसको जिस्ट भी कहते हैं, उसको क्रक्स भी कहते हैं। अब मेरे लिए पैराफ्रेज करना ज्यादा आसान हो जाएगा बनिस्बत इसके कि मैं एक एक लाइन उठाऊं, एक एक लाइन पे सिनोनियम लगाऊं, या एक एक लाइन पे जिसे कहना चाहिए सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर रही हूँ, तो मैं वर्ड क्लास चेंज कर रही हूँ, तो मैं एक्टिव पैसिव बना रही हूँ। पहले मेरी बात ये समझो, यहां तक बात समझ में आ गई, ताकि बेटा तुम लोग जिंदगी में कहीं पे भी कभी भी ना फंस सको, कभी भी स्टक ना हो सको। अपने जो असल बेटा रिसर्च की थीम है ना बेटा, याद रखो, रिसर्च की स्पिरिट, रिसर्च की रूह, रिसर्च की स्पिरिट, यानी कि कॉन्सेप्ट पे कंट्रीब्यूशन, तुम्हारी जिसे कहना चाहिए इम्प्लीकेशंस, तुम्हारी रिसर्च किन किन एरियाज में मुस्तफीद हो सकती है, वो तुम्हें समझ में आ जाए। टिप्स मैंने अभी भी बतानी शुरू नहीं की है, रुक जाओ, ये मत समझना कि मैं टिप्स नहीं बताऊंगी। ठीक है जी, मैं टिप्स भी बताऊंगी। ये कौन है? ठीक है जी, मैं टिप्स भी बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी मैं ये बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल तुमने एक पैराग्राफ लिया अपने जिसे कहना चाहिए पेपर में से, जिस पेपर का तुम रेफरेंस दोगी और तुम्हारे पेपर से रिलेटेड है। ठीक है बेटा मायरा, मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद तुमने वो पैराग्राफ पढ़ लिया 4 से 5 लाइनों का, इस टेंशन में ना पढ़ो कि उफ यहाँ पे सिनोनियम लगाऊं, उफ यहाँ पे वर्ड क्लास लगाऊं, उफ यहाँ पे चेंज स्ट्रक्चर को चेंज करूं, अरे यहाँ पे एक्टिव पैसिव लगाऊं। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे नजदीक सेकेंडरी स्टेप्स हैं, ये मेरे नजदीक सेकेंडरी स्टेप्स हैं। ठीक है जी, मेरी बात गौर से सुनो। पहले तुमने पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तुम्हें और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मायरा एक बात और, की वर्ड्स को हाईलाइट करती जाओ। क्या कहा मैंने मायरा? पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद की वर्ड्स को तुमने हाईलाइट कर लिया। ठीक है जी, अब तुमने 3 बार पैराग्राफ पढ़ने के बाद अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि इस यहाँ पे बात क्या की जा रही है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद जो है टिप्स को, टिप्स जो तुम्हें आती हैं उनको अप्लाई करना शुरू करो। क्लियर? अच्छा जी बेटा, शैल आई प्रोसीड फर्दर? पहले मुझे ग्रीन सिग्नल दो, ऑल इज वेल। यहां तक बेटा ऑल इज वेल? जल्दी से लेट मी नो ऑल इज वेल, आगे बढ़ूं ताकि मैं। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और याद रखना, पैराफ्रेजिंग में एक बात याद रखना, पैराफ्रेजिंग में कुछ फ्रेजेस चेंज नहीं होते। मैंने क्या कहा? पैराफ्रेजिंग करते वक्त बेटा ये बेवकूफी वाली हरकतें मत नहीं कीजिए। ये बेवकूफी वाली हरकतें आप लोग T1 T2 में बहुत करते हो, बहुत ज्यादा करते हो। पूरा का पूरा वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया ताकि उसमें टर्निटिन की रिपोर्ट में ना आ सके। ये गलती मत करना, ये ब्लंडर मत करना। एग्जाम्पल सुनो बेटा, एग्जाम्पल सुनो मैं क्या कह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके जिसे कहना चाहिए कॉन्सेप्ट जो है, या आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है जी, तो नॉलेज इकोनॉमी जो है वो जिसे कहना चाहिए, या नॉलेज मैनेजमेंट, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है जी, तो ये वाले फ्रेजेस जो है वो चेंज नहीं होंगे। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर एक कॉन्सेप्ट है आपके इसमें लिखा हुआ है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हैं उनको ऑलरेडी पता है, या एंटरप्रेन्योरशिप से ताल्लुक रखते हैं उनको ऑलरेडी पता है ब्लू ओशन किसे कहते हैं। अगर ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी है तो बेटा इसका कोई सिनोनियम नहीं ढूंढा जाएगा, इसका कोई सिनोनियम नहीं लगेगा, ये फ्रेज एज इट इज ही यूज होगा। इसी तरह अगर आप लोग यूज कर रहे हो ब्रांड एक्विटी, मार्केटिंग से मैंने टर्म उठाई, ब्रांड एक्विटी सुना है ना तुम लोग ने, मार्केटिंग में पढ़ा है ना तुम लोग ने बेटा, ब्रांड एक्विटी, तो ये वर्ड या फ्रेज चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, ये एज इट इज कॉन्सेप्ट लिखा जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर तुम लोग यूज करते हो जस्ट इन टाइम,
जस्ट इन टाइम एक स्ट्रेटेजी होती है, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले समझ गए होंगे, ठीक है जी। जस्ट इन टाइम स्ट्रेटेजी, तो जस्ट इन टाइम स्ट्रेटेजी का आप कोई भी जिसे कहना चाहिए वो यूज नहीं करोगे। वॉइस क्लियर है बेटा? बहुत सारे बच्चों को वॉइस क्लियर है, जिसको नहीं वॉइस क्लियर है उसके तरफ मेरे ख्याल से इंटरनेट के इश्यूज हैं, इंटरनेट जो है वो प्रॉपर नहीं है या स्टेबल नहीं है। मेजॉरिटी को वॉइस क्लियर है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई? पहले जल्दी से बताओ ऑल इज वेल, गिव मी द ग्रीन सिग्नल ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ूं, जल्दी से मैं आगे बढ़ूं, आज मुझे बहुत सारी चीजें करवानी है, ठीक है जी। अच्छा अब एक और चीज, अब मैं आ जाती हूँ वो टिप्स बतानी जो कि आप लोग मुझे बिल्कुल सही कह रहे हो कि मिस सिनोनियम्स भी यूज कर सकते हैं। आई अग्री, आई टोटली अग्री, सिनोनियम्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड यूज हुआ हुआ इलस्ट्रेट, तो जल्दी से मुझे इसके इलस्ट्रेट के वो बताओ सिनोनियम्स, क्या क्या सिनोनियम्स हो सकते हैं इलस्ट्रेट के अलावा? टेल मी अगेन, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक, इलस्ट्रेट के मुझे सिनोनियम्स बताएं जल्दी से। इलस्ट्रेट अगर वर्ड इलेबोरेट हो गया, एक्सप्लेन सही लिखा है जिसने भी लिखा है, और आपका जिसे कहना चाहिए क्लैरिफाइंग जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अगर मेरा जिसे कहना चाहिए लिखा हुआ है एजर्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा मैं दूसरे पे आ जाती हूँ। दूसरी टिप होती है चेंज द स्ट्रक्चर, चेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। आई अगेन रिपीट, चेंज द, बेटा रुक जाओ, मेरे पास एग्जांपल्स भी बहुत हैं, अभी मैं सिर्फ टिप्स बता रही हूँ। मेरे पास ये तुम लोगों को वर्ड का डॉक्यूमेंट मैंने लगा दिया है, खुद से मैंने एग्जांपल्स निकाली हैं, अभी तुम्हें थोड़ी देर में बताते हैं, पहले मैं तुम्हें एक दफा सारी टिप्स बता दूं। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हम चेंज कर सकते हैं। क्या होता है, जो आखिरी वाला क्लॉज है वो पहले आ गया और जो पहले वाला क्लॉज है वो आखिर में चला गया। ये भी एक टिप होती है, ये भी एक टेक्निक होती है। दोबारा से रिपीट कर दूं जिनसे बात स्किप हो गई है, कि नंबर 2 आप स्ट्रक्चर को भी, सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हो। आखिरी वाला क्लॉज पहले ले लिया और पहले वाला क्लॉज जो है वो आखिरी में लगा दिया। नंबर 3 आप वर्ड क्लास भी चेंज कर सकते हो। वर्ड क्लास चेंज करने का मकसद क्या है, अगर पैराग्राफ में यूज हुआ हुआ है एनालाइज, क्या यूज हुआ हुआ है एनालाइज, तो आप एनालाइज को क्या कर सकते हो, एनालिसिस, एनालाइजिंग, ठीक है जी। बेटा आर यू गेटिंग? लेट मी नो, हरी अप हरी अप, आर यू गेटिंग जो एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ? इसी तरह अगर वर्ड है आपके पास क्रिएट, ठीक है जी, तो क्या क्या वर्ड क्लासेस यूज हो सकती हैं क्रिएट के साथ? क्रिएशन, क्रिएटिंग, ठीक है जी। इस तरह से आप वर्ड क्लास चेंज कर सकते हो। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक वर्ड है आपके सामने अज्यूम, ठीक है जी, क्या वर्ड है अज्यूम, तो मुझे इसकी वो बताओ क्या यूज होंगी, इसकी वर्ड क्लासेस क्या क्या यूज हो सकती हैं? assumption, answer is right, very good. assuming, answer is right, very good. prediction, answer is right. शाबाश, तो तुम लोगों ने इस तरह से जो है वो टिप्स जो है वो ऑलरेडी समझ ली हैं। अब आपके सामने डिस्प्ले करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स ऑफ पैराफ्रेजिंग। बेटा वर्ड का डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। वर्ड का डॉक्यूमेंट आ रहा है नजर? बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करा दूं, क्योंकि मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट है ना, मैं स्क्रीन ही शेयर करा देती हूँ। लेकिन जब मैं स्क्रीन शेयर करवाऊं तो बेटा मैं आपके वो नहीं ले सकूंगी, जिससे कहना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी स्क्रीन मेरे सामने शेयर होती है ना। यस, हेयर वी गो, हेयर वी गो, ठीक है जी। बेटा स्क्रीन शेयर हो गई, स्क्रीन शेयर हो गई, ठीक हो गया बेटा? स्क्रीन शेयर हो गई, यस और नो, जल्दी से मुझे बताएं। अब मैं स्क्रॉल करती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी, लेकिन अभी मैं जो है वो साथ साथ शायद चैट कंसिडर ना कर सकूं, क्योंकि पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो मेरे सामने आ रही है। वेयर इज द डॉक्यूमेंट, वेयर इज द डॉक्यूमेंट, हियर वी गो, ठीक है जी। अच्छा जी, पहला जरा सेंटेंस देखें और गौर से। मायरा तुम्हारी वाली बात जो तुम्हें समझ में नहीं आई, ओरिजिनल सोर्स देखो, पैराफ्रेजिंग मैं बाद में दिखाऊंगी। आराम से रिलैक्स होके ओरिजिनल सोर्स पढ़ो, और ओरिजिनल सोर्स के बाद जो है वो पैराफ्रेजिंग मैं बाद में दिखाऊंगी। देखो जो की वर्ड्स थे उनको मैंने क्या किया, हाईलाइट, जो की वर्ड्स थे उनको मैंने कर दिया हाईलाइट। कोर्स डिजाइन एंड कंटेंट, ठीक है, वर्ड क्रिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन इंटरेस्ट। For instance, courses that students chose to do or that offered opportunities for choice of subtopics or assessment enabled them to follow their interest and therefore experience that positive spiral. यानी कि अगर बच्चों को उनकी चॉइस के मुताबिक, मैं उर्दू में बता रही हूँ, अगर बच्चों को उनकी चॉइस के मुताबिक कोर्स को सेलेक्ट करने की इजाजत मिल जाए तो उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और इससे कोर्स डिजाइन और कंटेंट पे भी इंफ्लुएंस डेवलप होता है। ऑन द अदर
हैंड, याद आया जो मैंने लिंकिंग वर्ब लास्ट क्लास में बताया था, बात को बिल्कुल अलग जाविये से करना. On the other hand, compulsory courses and topics that did not interest the students often led to boredom and frustration. वो courses जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, उससे स्टूडेंट्स में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है. बोर्डम वॉज कंसिस्टेंटली लिंक्ड विद लोअर बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव एंगेजमेंट. और अगर बोर्डम या फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाए तो बच्चों की कॉग्निटिव या बिहेवियरल या एटीट्यूड में चेंजेस भी नहीं आते हैं. बोर्ड स्टूडेंट्स प्रोक्रेस्टिनेटेड मोर, स्टडीड लेस एंड इंपॉर्टेंटली फाउंड लर्निंग मोर डिफिकल्ट. और जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं फिर वो प्रोक्रेस्टिनेशन भी करते हैं, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मकसद होता है काम को डिले करना, कम पढ़ाई करते हैं और लर्निंग उनके लिए एक वबाल बन जाती है, मुश्किल बन जाती है. पहले मुझे बताएं, यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? यस और नो? जल्दी से. अब इसका पैराफ्रेजिंग जिसे कहना चाहिए वो पढ़ लें. पैराफ्रेजिंग जो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस वो पढ़ लें. ठीक है जी, क्या दोनों चीजें सिमिलर हैं? जल्दी से पढ़ लें. इन द रिसर्च स्टडीड अंडरटेकन बाय सो एंड सो, जो भी बंदा है, स्टूडेंट्स स्ट्रगल्ड. ठीक है जी, स्टूडेंट्स स्ट्रगल्ड टू लर्न मटेरियल दैट डिड नॉट इंटरेस्ट देम. यही बात लिखी हुई है ऊपर. ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट्स पढ़ने में मुश्किल होते हैं. देखो बेटा, मैं तुम्हें सिनोनियम वाइज नहीं पढ़ा रही, देखा तुमने? तुमने पैराग्राफ पढ़ के, मायरा बात समझ में आई? पैराग्राफ पढ़ के उसका जुज निकाल लिया, फटाफट आसानी से खुद ब खुद पैराफ्रेज कर रही हूँ. याद रखना, पैराफ्रेजिंग में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टिप यूज हो, साइमल्टेनियसली तीनों चारों टिप्स इस्तेमाल होती हैं. याद रखो, आई अगेन रिपीट, पैरेलल साइमल्टेनियसली तीनों चारों टिप्स एक साथ इस्तेमाल हो सकती हैं. वहां पे सिनोनियम भी होगा, वहां पे सेंटेंस क्लास भी होगी, वहां पे सेंटेंस स्ट्रक्चर भी होगा, वहां पे एक्टिव पैसिव वॉइस भी होगी. ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद हाउएवर, मैंने हाउएवर लिंकिंग वर्ब यूज किया जो कि बात का जाविया बदल देगा, एंगल बदल देगा. ये नेगेटिव ऑपोजिशन के लिए यूज किया जाता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. वो सब्जेक्ट्स दे वर हाईली मोटिवेटेड टू लर्न एंड मोर सक्सेसफुल व्हाइल स्टडीइंग द टॉपिक्स दे चूज देमसेल्व्स. लेकिन अगर उनको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आता है, वो मोटिवेटेड भी होते हैं जिनको वो खुद ही सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं. ठीक है जी, तो इस बात से कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमने स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप करना है तो अगर हमें स्टूडेंट इंटरेस्ट इन लर्निंग इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिजाइन एंड कंटेंट ऑफ द करिकुलम. क्लियर हो गई? वही बात है, उसको दूसरे तरीके से सेम मीनिंग के साथ लिख दिया. बेटा यहां तक बात समझ में आई? नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करूं? जल्दी से बताएं, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करूं? चले प्रोसीड फर्दर? चलें जी, अब मैं जरा इसको स्क्रॉल कर लूं, रुक जाएं. चलें जी, मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गई और ये नेक्स्ट स्क्रीन की एग्जांपल जो है वो, अच्छा हाँ, ये बड़ी मजे की बात, मैंने ये एक और इंपॉर्टेंट चीज जो तुम लोगों को लिटरेचर रिव्यू में काम आएगी. क्या लिखा है? रादर देन पैराफ्रेजिंग वन ऑथर एट अ टाइम कंसिडर कंबाइनिंग सेवरल सिमिलर सोर्सेज इनटू अ सिंगल सेंटेंस. अगर फॉर एग्जांपल 2 से 3 ऑथर आपको मिल गए हैं, ये अब नजर क्यों नहीं आ रहा बेटा? नजर आ रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस नजर आ रहा है? एक मिनट, फिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा शायद, स्क्रीन जो है, हाँ एक मिनट बेटा रुक जाओ, शायद मुझे स्क्रीन जो है वो दोबारा से जाके, ये स्क्रॉल नहीं कर रहा है, स्क्रीन दोबारा से शेयर कराते हैं. होपफुली अब आपको नजर आ रहा है. मैं जरा चेक करूं. होपफुली अब नजर आ रहा है आप लोगों को. ठीक है जी, मैं नीचे स्क्रॉल कर गई हूँ, मैंने नीचे स्क्रॉल कर लिया है बेटा, नजर आ रहा है? अब मैंने देखो, फॉर एग्जाम्पल एक ही कॉन्सेप्ट को 2 से 3 ऑथर्स कह रहे हैं, मेरी बात गौर से सुनो. एक ही कॉन्सेप्ट को 2 से 3 ऑथर्स सेम फाइंडिंग्स के साथ आ रहे हैं, तो आप उन तीनों को मिला के भी लिख सकते हो. ठीक है जी, समझ में आया? देखो कैसे लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ जॉनसन, उसका ईयर, मैकडोनल्ड उसका ईयर, राइट उसका ईयर, तीनों की फाइंडिंग्स को एक साथ लिख दिया गया है. क्लियर हो गया बेटा? तो सेम तरह के कॉन्सेप्ट या फाइंडिंग्स को मिला के भी लिखा जा सकता है. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सिनोनिम्स की आ गई. द डायग्राम बिलो, बेटा आगे चल रही हूं मैं. द डायग्राम बिलो शोज द प्रोसेस. जिन जिनको पैराफ्रेज किया गया है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिन जिनको पैराफ्रेज किया गया है उनको
हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है जी। द डायग्राम बिलो शोज द प्रोसेस बाय विच ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर द बिल्डिंग इंडस्ट्री। देखो शो की जगह लिख दिया इलस्ट्रेट, प्रोसेस की जगह लिख दिया वे या मैनर, और मैन्युफैक्चर्ड की जगह क्या लिख दिया गया, ठीक है जी। और आर मेड उसको कर दिया हमने जिसे कहना चाहिए पैसिव, और मैन्युफैक्चर्ड की जगह हमने क्या कर दिया, मेड, ठीक है जी। मैन्युफैक्चर की जगह हमने सिनोनिम क्या यूज कर दिया, मेड। सिंपल सेम मीनिंग है। द डायग्राम इलस्ट्रेट्स द वे ब्रिक्स आर मेड फॉर द बिल्डिंग इंडस्ट्री। बेटा क्लियर हो गया? शैल आई प्रोसीड फर्दर? शैल आई प्रोसीड फर्दर? एग्जाम्पल बहुत हैं, एग्जाम्पल बहुत हैं, लेकिन मुझे दोबारा से 1 मिनट स्क्रीन शेयर करानी है बार बार, क्योंकि मैं स्क्रॉल करती हूँ तो वो आप लोगों के पास आता नहीं है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इस पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, और आप लेट्स सी के शेयर हो गया है। यस, शेयर हो गया बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है। नेक्स्ट पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। अब जरा गौर से देखना, ये भी तकरीबन के तकरीबन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जिसे कहना चाहिए सिनोनियम सी यूज हुए हुए हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 3D इक्विपमेंट, गौर से देखना बेटा। हाँ मैं कर दूंगी, है ना बेटा, ये मैं पैराफ्रेजिंग वाली जो फाइल है ना, डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूंगी, ठीक है जी, बिल्कुल शेयर कर देंगे, डोंट यू वरी। अच्छा, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 3D इक्विपमेंट, अगर आपने 3D इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने हो, द फ्यूचर ऑफ देयर नेशन इंडस्ट्री डिपेंड करती है ऑन ब्रॉडनिंग द अपील ऑफ देयर इक्विपमेंट बाय एक्सपेंडिंग इट्स यूज एंड वर्सेटैलिटी। देखो जिन जिनको मैंने पैराफ्रेज किया है, उनको मैंने जो है वो येलो से हाईलाइट कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग की जगह मैंने कर दिया मेकर्स, इक्विपमेंट की जगह कर दिया मैंने प्रिंटर्स, नेसेंट की जगह मैंने कर दिया न्यू, और ब्रॉडनिंग की जगह मैंने कर दिया इंक्रीजिंग, अपील की जगह मैंने कर दिया इंटरेस्ट, ठीक है जी, और यूज एंड वर्सेटैलिटी की जगह मैंने कर दिया यूजेबिलिटी। क्लियर हो गया बेटा? बेटा क्लियर हो गया? ठीक है जी, क्लियर हो गया, ठीक है जी। अच्छा आगे चलें, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम? याद रखना, मैं फिर ये कह रही हूँ, याद रखना, हमेशा अगर नोट टेकिंग करोगे तो चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी। नोट टेकिंग में देखो मैंने क्या क्या वर्ड्स लिखे हैं। नोट टेकिंग की हेडिंग में 3D प्रिंटर्स पे काम हो रहा है, अच्छा जी। ग्रोथ इन इंटरेस्ट पे काम हो रहा है, जैसे जैसे 3D प्रिंटर्स मार्केट में आ रहे हैं, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और इसका यूसेज भी बढ़ रहा है। ये बात मैंने समझ ली, और उसके बाद मैंने उसको पैराफ्रेज कर लिया। चलें जी, अब आपको दूसरी एग्जाम्पल देते हैं, और ये आपको एग्जाम्पल हम दे देते हैं डिफरेंट वर्ड क्लास या डिफरेंट वर्ड फॉर्म जो हम यूज करेंगे। पहले तो मैं ये देख लूं कि स्क्रीन पे ये बात आ रही है, स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है जी। अब जरा एग्जांपल देखो, कंजम्पशन की जगह यूज हुआ है कंज्यूम्ड। यासिर अभी भी कोई प्रॉब्लम है? यासिर बेटा आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है? ठीक है जी, कोई सवाल है तो रेस करें। मैम अगर आप डेटा आर्टिकल के लिटरेचर रिव्यू से ले रहे हैं तो वो साइटेशन यूज करूंगा या आर्टिकल 2 की जिसमें से अब यूज कर रहा हूं। मैम अगर मैं डेटा आर्टिकल 1 का लिटरेचर रिव्यू यूज कर रहा हूँ, बेटा याद रखना, हम साइटेशन उसी की लेते हैं, इस पे मैं अभी आने वाली थी लेकिन तुम थोड़ा सा आगे चले गए। साइटेशन हम उसी की लेते हैं जिसकी बात ओरिजिनल हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने शब्बीर का आर्टिकल पढ़ा, ठीक है जी, शब्बीर ने खुद जो है वो शम्स की बात को कोट किया हुआ है, शम्स की बात को साइट किया हुआ है, तो ओरिजिनल सोर्स इज शम्स, ओरिजिनल सोर्स इज नॉट शब्बीर। ये कौन है? मोहम्मद #8। बेटा आपका नाम सही नहीं आ रहा, जो भी आपका नाम है मैं आपको दोबारा से बता दूं, जो ओरिजिनल सोर्स है उसी को साइट किया जाता है, जो ओरिजिनल सोर्स है उसी को साइट किया जाता है, ठीक है जी। असद है ये। फॉर एग्जाम्पल मैंने दोबारा से कहा कि शब्बीर का आर्टिकल पढ़ा, लेकिन शब्बीर ने अपने आर्टिकल में रेफरेंस किसका दिया हुआ था? शम्स का, तो मैं किसको साइट करूंगी? मैं शम्स को ही साइट करूंगी, क्योंकि शब्बीर तो खुद एक सोर्स को साइट करने वाला है, शब्बीर की अपनी बात थोड़ी है, वो बात की किसने है? वो बात एक्चुअली शम्स ने की है। क्लियर हो गया बेटा? असद, एम आई मेकिंग सेंस टू यू? एम आई मेकिंग सेंस टू यू? यस और नो? शब्बीर को भी हाईलाइट किया जा सकता है, लेकिन उसका एक तरीकाकार होता है, वो मैं आपको बता दूंगी। शब्बीर को भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रादर सजेस्ट जो ओरिजिनल सोर्स है उसी को हाईलाइट करना चाहिए, जो ओरिजिनल सोर्स है उसी को हाईलाइट करना चाहिए, ठीक हो गया? अच्छा जी, जल्दी से एग्जांपल देखो जो डिफरेंट वर्ड क्लास या वर्ड फॉर्म की है, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे है जो लाइन ग्राफ एग्जांपल, द लाइन ग्राफ बिलो shows the consumption of 4 kinds of meat in a European country from this year to this year. Change क्या हुआ है जल्दी से मुझे बताएं।
ये क्या है, असद का क्या सवाल है कि मैडम के पेपर का को पैराफ्रेज करते हुए हमारी रिसर्च हो जाएगी अगर ओरिजिनल सोर्स ही ना मिले। बेटा कैसे हो सकता है ओरिजिनल सोर्स ना मिले, मुझे एक बात बताओ। बेटा एक मिनट, शब्बीर ने अगर जिसे कहना चाहिए शम्स को साइट किया हुआ है तो नीचे जो रेफरेंस का सेक्शन होता है उसके अंदर शम्स का पेपर बतौर रेफरेंस तो लिखा हुआ है, बतौर रेफरेंस तो उसका डला हुआ है। कैसे पॉसिबल है कि तुम्हें ओरिजिनल सोर्स ना मिले? मैं तो ये बात मान ही नहीं सकती, बिल्कुल गलत बात है। ओरिजिनल सोर्स को ट्रेस करना आज के जमाने में इंटरनेट पे ना बिल्कुल भी कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई। ये क्या सवाल है मैम? एक्सप्लेनेशन पार्ट बी प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए, इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस क्या है मैम? एक्सप्लेनेशन पार्ट बी। बेटा ये असद अली है या जो भी है, मेरा जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो जाके सुन लो, ठीक है? इस चीज पे मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी कैसे लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन की क्या क्या चेकलिस्ट है और उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मैंने इस पे बहुत बात की है, बहुत ज्यादा बात की है। आप मेरी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स जाके सुन सकते हो। अभी मैं रिपीट नहीं कर सकती, लेकिन अगर मुझे जिसे कहना चाहिए टाइम मिला तो मैं जरूर कर दूंगी। मेरा टॉपिक क्लियर हो गया, लेकिन ये बातें असद मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। एनीवेज मुझे कौन बताएगा कि ये जो एग्जांपल आपके सामने है इसके अंदर कौन सा वर्ड चेंज किया गया है? जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें कौन सी वर्ड क्लास चेंज की गई है, जल्दी से बताएं बेटा। क्विक। कंजम्पशन की जगह क्या यूज हुआ है एग्जाम्पल में? कंजम्पशन की जगह क्या एग्जाम्पल? ये कौन है? कुर्रतुलैन, बिल्कुल सही। कंज्यूम्ड, वेरी गुड, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। अब मैं फर्दर और एग्जाम्पल दूं। एक्टिव पैसिव से मैंने एग्जाम्पल निकाली है, अब मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस की भी कुछ एग्जाम्पल दे दूं। बेटा शैल आई प्रोसीड फर्दर? जल्दी से बताओ, यहां तक कोई मसला? ये कौन है? जहां से मैंने पढ़ा है वहां सोर्स ही नहीं होगा। ओफो, ये क्या बात करी है असद? बेटा सोर्स ही नहीं मिलेगा तुम्हें। जो तुम लिटरेचर रिव्यू पढ़ रहे हो, जो तुम 10 आर्टिकल्स निकाल रहे हो, वहां से सोर्स ही नहीं मिलेगा। नामुमकिन सी बातें कर रहे हो असद। बेटा काम तो शुरू करो, हवा में तीर मार रहे हो, हवा में बिल्कुल तीर मार रहे हो। कैसे हो सकता है कि बेटा तुम्हें सोर्स ना मिले? 10 आर्टिकल्स पढ़ चुके हो और 10 आर्टिकल तुम्हारे लिए सोर्स नहीं है तो और क्या है? असद वो जो आर्टिकल मैंने तुम्हें सर्च करने को बोले हैं 10 से 12, वो सोर्स नहीं कहलाते तो क्या कहलाते हैं मुझे बताओ? और कोई नाम है उनका बेटा? कोई और नाम है उनका? बेटा तुमने असद मुझे लग रहा है पुरानी क्लासेस नहीं ली हैं, आज बहुत फ्रेशली आए हो क्लास में। क्या पूछ रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। असद अपना सवाल दोबारा से जो है वो री राइट करें, दोबारा से असद सवाल अपना मेंशन करें जब तक मैं एक्टिव पैसिव की एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे एग्जांपल है, द रियल एस्टेट डेवलपर्स इन्वेस्टेड ओवर सो एंड सो बिलियन डॉलर्स इनटू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू सीनियर लिविंग कम्युनिटी। ठीक है जी, इसको पैराफ्रेज कैसे किया गया है? सो एंड सो बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया गया, was invested in the development of a new senior living community। एक्टिव पैसिव तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको पता है जो सिंपल टेंसेस होते हैं वो एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है जी। जो सिंपल टेंस जो अली कैसर का, बेटा मुझे तो अली आपका सवाल ही नहीं मिला, अली कैसर। खैर मैम सब रिसर्च पेपर्स के एंड में जो रेफरेंस दिए हुए हैं वो काफी हैं, वॉल्यूम एंड पेज नंबर्स नहीं लिखे हुए। इज दैट एक्सेप्टेबल? कैन आई साइट देम इन माय रिसर्च? वॉल्यूम और पेज नंबर्स नहीं लिखे हुए, ऐसा कैसे हो सकता है वॉल्यूम और पेज नंबर ना लिखे हुए? और अगर नहीं भी मिल रहा है तो इकरा बशीर, बेटा मैंने अपने एक सेशन में बताया था, एक एक चीज मिलेगी तुम्हें, उस रेफरेंस की एक एक चीज मिलेगी। इंशाल्लाह आज भी बताऊंगी, आज भी बताऊंगी, आज तो पढ़ना बताऊंगी कि पूरा कैसे पढ़ते हैं इकरा। ठीक है जी, जो तुम रेफरेंस लिखती हो उसके अंदर कैसे पढ़ा जाता है, कहाँ पे क्या चीज लिखी होती है। मैडम जहां से मैंने एक आइडिया पढ़ा है तो मेरा सोर्स तो वही होगा ना, तो व्हाट इज द पॉइंट इन मेंशनिंग ओरिजिनल सोर्स? हाँ एक मिनट, आपने जहां से असद, पता नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम इतने बेटा क्यों कंफ्यूज बैठे हुए हो? जहां से तुमने आइडिया लिया है वो आइडिया तुम्हारा अपना था? पहले मुझे एक बात बताओ, वो आइडिया तुम्हारा अपना था या किसी और का था?
जल्दी से मुझे बता दें, जो आइडिया आपने पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट एक पढ़ा, जो फाइंडिंग्स आपने पढ़ी। फॉर एग्जांपल मैं एक जरा एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं एडवर्टाइजिंग बजट इंक्रीज कर दूं, मेरी बात गौर से सुनो, अगर मैं एडवर्टाइजिंग बजट इंक्रीज कर दूं तो सेल्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। ये फाइंडिंग्स थी सारा अली की, ठीक है। आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ये आइडिया पढ़ लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये बात आपकी है या सारा अली की है? मुझे एक बात बताएं, जल्दी से बताएं, ये बात आपकी है या सारा अली की है? ये फाइंडिंग्स सारा अली, मुझे शाजिब तुम्हारा ये कौन है? असद। हाँ, तो सारा अली ओरिजिनल सोर्स हुए। ये कौन है? असद कहाँ गया? सारा अली ओरिजिनल सोर्स है या आप ओरिजिनल सोर्स हैं? पहले आप मुझे ये बात बताएं। आप असद, पहले ये एक बात बताएं, सारा अली ओरिजिनल सोर्स है या आप ओरिजिनल सोर्स हैं? सारा अली इज द ओरिजिनल सोर्स, ठीक है। ओहो, सारा अली मुझ तक कैसे पहुंचेगी? ये क्या बात लिखी है कि सारा अली मुझ तक कैसे पहुंचेगी? ये किस किस्म का सवाल है? ये किस किस्म का सवाल है भाई, कि मुझ तक कैसे? ये क्या बात हुई? ये किस किस्म की बात है भाई? असद, जरा पढ़ना शुरू करो। मेरे ख्याल से तुम आर्टिकल नहीं पढ़ रहे, आर्टिकल नहीं पढ़ रहे, मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल भी आर्टिकल नहीं पढ़ रहे। थोड़ी से अगर तुमने सैंपल पेपर्स पढ़ लिए हो तो आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से करना है। बेटा रीडिंग शुरू करो। असद, एक दो आर्टिकल्स जो तुमने बेस पेपर निकाले, जरा उनकी रीडिंग शुरू करो, ठीक है, ताकि तुम्हें बात क्लियर हो। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैम, ये मायरा का क्या क्वेश्चन है? मायरा का क्या क्वेश्चन है कि एवरी लाइन रिटन इन द इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू शुड बी पैराफ्रेज्ड। मायरा, मेरी बात सुनो बेटा। एवरी लाइन का मकसद नहीं है, मकसद ये है कि तुम जो बात किसी और की ले रही हो, ठीक है जी, उसको पैराफ्रेज करना जरूरी है। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई? तुम जो बात किसी और की ले रही हो, जो तुम फाइंडिंग्स किसी और की ले रही हो अपनी पेपर में, उसको पैराफ्रेज करना जरूरी है। लेकिन अगर तुम्हें याद हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब हम टॉपिक सेंटेंस का आगाज करते हैं तो वो जनरल सेंटेंस से करते हैं। मैं दोबारा से बताऊं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब आप पैराग्राफ को शुरू करते हो तो टॉपिक सेंटेंस से करते हो, और टॉपिक सेंटेंस इज ऑलवेज जनरल इन नेचर। तो वहां पे जरूरी नहीं होता कि आप साइटेशन भी दें। और मुझे अगर याद पड़े तो मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी थी, जैसा कि हाइब्रिड वर्किंग सेटअप इज गेटिंग मोमेंटम नाउअडेज। ये तो आज के दौर में जनरल बात हो गई ना। मायरा, मेरी बात समझ रही हो या नहीं समझ रही हो? मैं क्या कह रही हूँ? जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि मिस एक एक लाइन को करना पड़ेगा मुझे, इंट्रोडक्शन को भी करना पड़ेगा, लिटरेचर रिव्यू को भी करना पड़ेगा, मेरी बात गौर से सुनो। टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट करोगी? ठीक है जी। पहले मैं मायरा को एड्रेस करूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हाइब्रिड वर्किंग सेटअप इज गेटिंग मोमेंटम नाउअडेज। ये तो आज के दौर में मायरा जनरल सी बात हो गई ना, ठीक है। तो ये तुमने एक बात लिख दी। अब तुम इस बात को लेके क्या क्या ऑथर्स ने जो है इसके फेवर में बातें करी हैं, वहां से साइटेशन शुरू कर दोगी। और इसके अगेंस्ट किस किस ऑथर ने बातें करी हैं, वो जो है साइटेशंस तुम देना स्टार्ट कर दोगी। क्लियर हो गया बेटा? मायरा, तुम्हारे लिए एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो। नहीं मायरा, एक और एग्जांपल ले लो। पैंडेमिक इन 2020 हैज कॉज्ड डिसरप्शन इन नियरली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करूं। पैंडेमिक in 2020 has caused disruption in nearly every sector of the economy। जनरल सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस बिल्कुल जनरल है, यहां से बात का तुमने आगाज किया। अब इस बात के फेवर में जो जो ऑथर अपने आर्टिकल्स लिख चुका है, असद, मैं बेटा इस बात से तुम्हें भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो तुम्हें समझ में पता नहीं आता है या नहीं आता, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। मायरा, इस बात के फेवर में जो जो ऑथर्स हैं उनको साइड कर दोगी, इस बात के अगेंस्ट जो जो ऑथर्स हैं उनको तुम साइड कर दोगी। क्लियर हो गया बेटा मायरा? शैल आई मूव फर्दर? शैल आई प्रोसीड? मायरा, शैल आई प्रोसीड? ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, एक्टिव पैसिव क्लियर हो गया। अच्छा, ब्रेक ले ले, प्रेयर्स कॉल इज गोइंग ऑन। 5 मिनट्स की ब्रेक ले ले, मेरी तरफ अजान इज गोइंग ऑन, प्रेयर्स इज गोइंग ऑन। कैन आई टेक द ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स? ठीक है जी, ओके। नो 10 मिनट्स शान, ओनली 5 मिनट्स। तो मैं अपना माइक म्यूट कर रही हूँ, मेरी इंस्ट्रक्शंस गौर से सुन लें। मैं अपना माइक म्यूट कर रही हूँ, तो नो वॉइस नहीं लिखिएगा, एंड आई विल बी बैक विद इन 5 मिनट्स।
ओके जी स्टूडेंट्स, आई एम बैक। ठीक है जी, आई एम बैक अगेन। what we were discussing about the paraphrasing tips, जिसमें से हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं और ये हमारे सामने आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल डिस्प्ले हो रही होगी। एंड दिस एग्जांपल इज रिगार्डिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो मैंने आपको बताया था, जो लास्ट क्लॉज है वो पहला क्लॉज हो जाता है और जो पहला क्लॉज है वो लास्ट में चला जाता है। अगर आप यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस पढ़ें तो वो क्या लिखा हुआ है, मेजॉरिटी ग्रुप्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स have been hit hardest by the epidemic। ठीक है जी, आपने क्या किया, जो एपिडेमिक का वर्ड है आप उठा के उसको पहले ले आए। एपिडेमिक ने बहुत सारी माइनॉरिटी ग्रुप्स को यूनाइटेड स्टेट्स में अफेक्ट किया है। द एपिडेमिक हैज मोस्टली अफेक्टेड माइनॉरिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो दिस वाज रिगार्डिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आपके सामने जो है ये वो बिल्कुल नेक्स्ट जिसे कहना चाहिए एग्जाम्पल है। यू हैव टू रीड इट एंड लेट मी नो। अच्छा, मैंने इसको पैराफ्रेज किया है दो तरीकों से। पहला जो है वो ओरिजिनल सेंटेंस है। ठीक है जी, पहला देख लें, जो पहला पैराग्राफ है वो ओरिजिनल है और उसको दो तरीकों से पैराफ्रेज किया गया है। और आपने मुझे बताना है कि ऑप्शन ए ज्यादा बेहतर है या ऑप्शन बी ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, पहले तो आप जो पहला पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है हाईलाइटेड वर्जन के साथ, वो आप रीड कर लो। और किस पे है, जो मैंने आपको टिप बताई, तसल्ली से बैठ के 3 दफा इसको स्टडी करो दिल के अंदर। ठीक है, दिल ही दिल में पढ़ो ताकि आपको इसका जिस्ट मिल जाए। बात हो रही है होमलेसनेस पीपल की। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ होमलेसनेस। ठीक है जी, जो होमलेसनेस लोग हैं, ना तो उनके लिए कोई सोशल पॉलिसी है, इसके अंदर ये बात हो रही है, ना उनके लिए कोई सर्विस डिलीवरी है। और उनकी होमलेसनेस को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे व्यूज हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो कि बेस करती हैं कल्चरल या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है जी, अब वो जो डेफिनेशंस हैं उनमें कुछ ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स भी हैं। ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स तो होमलेसनेस की सिंपल यही है, होमलेस आदमी वो होता है या होमलेस इंडिविजुअल वो होता है जिसके सर पे कोई छत नहीं होती, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है रूफलेसनेस। क्या लिखा हुआ है, रूफलेसनेस। ठीक है, और सब्जेक्टिव फिनोमिना क्या है, कल्चरल या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी होमलेसनेस को कंसिडर किया जाता है। जैसे कि बाहर की सोसाइटीज में आपको ऑलरेडी पता है, जो कि सीनियर जिसे कहना चाहिए सिटीजन्स होते हैं या ओल्ड पीपल होते हैं, दे डू नॉट लिव इन द हाउसेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, रादर दे लिव इन द ओल्ड हाउसेस। एम आई राइट? तो ये हिस्टोरिकल या एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है होमलेसनेस का, इसको भी आप होमलेसनेस ही कंसिडर करेंगे। बेटा ये समझ में आ गया आराम से क्रक्स? पहले मुझे ये बात बताएं, समझ में आ गया? होमलेसनेस की बात की जा रही है, इनके लिए कोई पॉलिसी डिजाइन नहीं की गई, इनके लिए कोई सर्विस डिलीवरी नहीं होती है। मैं कोई वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा, मैं कोई जिसे कहना चाहिए वर्ड बाय वन सिनोनियम नहीं बना रही हूँ। देखा आप लोगों ने, कोई वर्ड बाय वन सिनोनियम नहीं बना रही हूँ। फिर होमलेसनेस को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, उनमें से डिपेंड करता है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेंगे आप या जिसे कहना चाहिए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट लेंगे। डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव ग्राउंड्स पे भी बनी हुई है। ऑब्जेक्टिविटी ये है कि जिसके सर पे छत नहीं है, वो तो सामने नजर आ रहा है, दैट पर्सन इज होमलेस। ठीक है जी, और सब्जेक्टिव फिनोमेना ये है कि कल्चरली कॉन्टेजेंट फैक्टर्स हैं जो कि होमलेसनेस को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज की एग्जांपल दी, वहां पे पेरेंट्स जो हैं वो एजिंग पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ नहीं रहते, रादर दे लिव इन द ओल्ड हाउसेस, ओल्ड एज हाउसेस। एम आई राइट? तो ये उनका कल्चर है। बहरहाल ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारा तो नहीं है ये कल्चर, ये आपको पता होगा, मूवीज में आपने देखा होगा, बाहर के लोगों का कल्चर है। एनीवेज, अब जरा इसको देखो कि जो पैराफ्रेज किया गया है क्या सही किया गया है। ये दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, मुझे बताएं ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, कौन सी बेहतरीन तरीके से पैराफ्रेज हुआ हुआ है। मैं 2 मिनट्स के लिए आपको दे रही हूँ, आप लोग पढ़ें। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। मैं अपना जवाब अभी होल्ड कर रही हूँ, मैं अपना जवाब नहीं दे रही। आप लोग मुझे बताएं ऑप्शन नंबर ए, कितने लोग ऑप्शन नंबर एक के हक में हैं। ठीक है जी, और देखो फिर वही वाली बात, लेंथ का मोर और लेस सेम होना जरूरी नहीं है। देख लिया? मैं फिर बताऊं, पहली बात, लेंथ का सेम होना जरूरी नहीं है। जो पैराग्राफ नंबर 2 है इसमें कितनी कम लेंथ कर दी, हार्डली 4 लाइनें। एम आई राइट? हार्डली 4 लाइनें हैं, जबकि ओरिजिनल पैराग्राफ में कितनी लाइंस थी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, 6 लाइंस थी, और जबकि आपके पास जो पैराफ्रेज वो है उसके अंदर आपके पास 4 हो गई हैं। द राइट मेरे नजदीक
ए भी सही है, लेकिन ए जो है वो बहुत ज्यादा टेक्स्टी हो रहा है, बहुत ज्यादा वर्डी हो रहा है। देखो ऑप्शन नंबर बी इज मोर अप्रोप्रिएट, ऑप्शन नंबर 2 इज मोर अप्रोप्रिएट। कितना खूबसूरत वर्ड इस्तेमाल किया, शुरू ही कितना खूबसूरत किया, कितना खूबसूरत। देखो मल्टी फेसेटेड कॉन्सेप्ट देखा, अगर मुझे होमलेसनेस को बताना है हर एक के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ना, कितना खूबसूरत वर्ड किया, मल्टी फेसेटेड कॉन्सेप्ट है होमलेसनेस। इसको मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि लैक ऑफ शेल्टर, जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव फिनोमेना बताया। हाउएवर देखो यूज किया लिंकिंग वर्ड, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत पैराफ्रेजिंग हुई हुई है, ठीक है। हाउएवर लिख के मैंने जो है वो लिंकिंग वर्ड यूज किया, ठीक है। आवर स्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट होम डिपेंड करता है कि कल्चरल या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। बहरहाल इस कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई ना कोई पॉलिसी या कोई ना कोई सर्विस डिलीवरी भी करनी होगी। बेटा कोशिश करो कम से कम टेक्स्ट हुआ करे, मेरी ये राय है, मेरी ये राय है। लिख लो कहीं ना कहीं, टेक्स्ट ही कम से कम होना चाहिए, टेक्स्ट कम से कम होना चाहिए। वर्ड ऐसे लिखो कि वो तमाम के तमाम मीनिंग्स को समो लें। क्या कह रही हूँ, ऐसे के ऐसे वर्ड्स लिखो जो कि तमाम के तमाम जिसे कहना चाहिए वर्ड्स को समो लें। जैसे कि मल्टी फेसेटेड जो है वो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। बात घूम फिर के वही आ जाती है, जिसकी लैंग्वेज पे कमांड है, जिसकी जबान पे उबूर है, तो जिसे कहना चाहिए लैंग्वेज पे कमांड है, वो आराम से जो है वो इन तमाम चीजों को, पैराफ्रेजिंग वगैरह के मामलात को देख सकता है। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया। चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करती हूँ। मैं पैराफ्रेजिंग मैंने आपको काफी हद तक बता दी है। अब हम नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट चीज है हमारे पास, आज हमने करना है एपीए स्टाइल। क्या करना है आज हमने, एपीए स्टाइल को हमने पढ़ना था कि एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या चीज होती है, ये तमाम की तमाम चीजें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर द स्लाइड्स, पहले मैं देखूं कि मेरी स्लाइड शेयर हो गई हैं या नहीं हुई हैं। ठीक है जी, अच्छा, सही। क्या क्या बातें होती हैं ये तो मैं स्किप कर रही हूँ, लिटरेचर रिव्यू की ये मैंने सोर्सेज वगैरह सब आपको लास्ट क्लास में बता दिए। एक बात और करनी बहुत जरूरी है, ये इम्पैक्ट फैक्टर क्या किस बला का नाम है, कौन बताएगा मुझे। ये इम्पैक्ट फैक्टर किस बला का नाम है, कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताएं। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल सुना होगा तुमने, तुम्हारे सुपरवाइजर कहेंगे वो वाले आर्टिकल्स ढूंढो या वो वाले जर्नल ढूंढो। आर्टिकल तो नहीं, आर्टिकल मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गया। वो वाले जर्नल्स ढूंढो, तुम्हारे सुपरवाइजर तुम्हें ये राय देंगे जब तुम लोग T1 में जाओगे, जब तुम लोग T2 में जाओगे, कि इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल ढूंढो और उस जर्नल में अपने पेपर को पब्लिश करवाओ। मैं उन लोगों को कह रही हूँ जिनको एजुकेशन में पीएचडी वगैरह करना है, वो बातें सुन ले मेरी, ठीक है जी। उस पेपर में जाके पब्लिश करवाओ जिसका इम्पैक्ट फैक्टर हो। इम्पैक्ट फैक्टर का मकसद सिंपल ये होता है बेटा, उस जर्नल के आर्टिकल की साइटेशंस ज्यादा होती हैं, उस जर्नल के आर्टिकल की साइटेशंस ज्यादा होती हैं, ठीक है जी। फॉर्मूला भी इसका एक होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कौन है, असद ने बिल्कुल सही लिखा, लेकिन ये थोड़ा सा तुमने गलत लिख दिया है, पूरा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन आसान लफ्जों में मैं कह रही हूँ कि जिसकी साइटेशन ज्यादा होती है उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी ज्यादा होता है। लेकिन 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 एक बात याद रखना, सोशल साइंसेज में ना इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा नहीं मिलते, मेरी बात गौर से सुनो। सोशल साइंसेज के जर्नल्स में इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा नहीं मिलते, 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, जो नेचुरल साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके नेचुरल साइंसेज के जो जर्नल्स होते हैं उनके इम्पैक्ट फैक्टर 8 होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा भी होते हैं। जाहिर बात है वो तो एक प्योर साइंसेस की, वहां पे तो यूनिफॉर्मिटी है ना, याद आया, इसलिए कि बेटा वहां तो यूनिफॉर्मिटी है, वहां तो ऑब्जेक्टिविटी है, जबकि सोशल साइंसेस में तो सब्जेक्टिविटी है। कॉन्टेक्स्ट तब्दील हो जाता है ना, कॉन्टेक्स्ट फर्क हो जाता है, इसलिए नंबर ऑफ साइटेशंस या जर्नल्स जो है वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर सोशल साइंसेस के नहीं रखते। क्लियर हो गया बेटा, शैल आई प्रोसीड फर्दर। अच्छा, ये सारी बातें मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैं ये लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। मुझे आना है एक्चुअली एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल से, ठीक है जी। मैं आपको करवाना है एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल से, बात शुरू करनी है। चलें जी, अच्छा जी, अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हम इस एच इंडेक्स बेटा इसका ऑथर का होता है।
असद तुमने ये सवाल पूछा, मिस एच इंडेक्स क्या होता है? एच इंडेक्स जो है वो ऑथर का होता है, ठीक है जी। एच इंडेक्स का पूरा एक फॉर्मूला होता है। आई इंडेक्स भी ऑथर का ही होता है। आई इंडेक्स में के इसके अंदर एक नंबर गिवन होता है, एटलीस्ट इतनी नंबर ऑफ साइटेशंस हो इतने लास्ट 5 years में। तो लकीली एक मैं, अगर तुमने ये बात करी है असद, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें जो नॉर्थ कैंपस के जो बच्चे हैं उन्होंने तो देखा है डायरेक्टर डॉक्टर अली रजा को। जो नॉर्थ कैंपस के बच्चे हैं वो जानते हैं डॉक्टर सैयद अली रजा को। उनका एच इंडेक्स लकली, बहुत फॉर्चुनेटली, बहुत ज्यादा हाई है। ही इज अ वेरी गुड रिसर्चर। उनका एच इंडेक्स 100+ है। तो ये जो नॉर्थ कैंपस के बच्चे हैं वो तो जानते हैं, लेकिन उनको देखा भी होगा आप लोगों ने, नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट्स ने। तो उनका एच इंडेक्स कभी जाके सर्च करना, बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि उनकी नंबर ऑफ साइटेशंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आ जाती हूँ, आपको जल्दी से बता दूं कि एपीए हम क्या कर रहे होते हैं। थोड़ी सी बातें, मैं स्लाइड पे जाने से पहले चीदा चीदा कुछ बातें करती चलूं। बेटा एक बात, हम लोग जो रेफरेंसिंग स्टाइल एकेडमिया में यूज करते हैं, मेरी बात अब जल्दी से लिखो, ये मैंने स्लाइड पे बातें नहीं लिखी हुई है, मैं अपनी स्लाइड यूज कर रही हूँ और यहाँ स्लाइड पे मैंने बातें नहीं लिखी हुई है, ठीक है। गौर से सुन लो। हमारे पास जो एकेडमिया में जो यूज होता है, जिसे कहना चाहिए रेफरेंसिंग स्टाइल, दैट इज बेसिकली एपीए। अच्छा, 8:15 तक आज हमारी क्लास है, ये भी मैं आपको बताती चलूं, ठीक है। 8:15 तक, वी विल गो टिल 8:15, और अगर टाइम एक्सीड करना पड़ा तो वो भी कर देंगे। अच्छा, रेफरेंसिंग स्टाइल इज एपीए। एपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। आई अगेन रिपीट, एपीए स्टैंड्स फॉर, तुम लोगों से हम वाइवा में पूछते हैं बाज दफा, जल्दी से मैं बता दूं एपीए स्टैंड्स फॉर, तो आप लोगों को एपीए की एब्रिविएशन तक नहीं आ रही होती और आप लोग रिसर्च करके पूरी बैठे हुए होते हैं। सो ये बातें मेरे जिससे कहना चाहिए वाइवा के क्वेश्चंस भी लिखते जाएं, वाइवा के क्वेश्चंस भी लिखते जाएं। एपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और भी बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, तुराबियन होता है, शिकागो होता है, एमएलए होता है, लेकिन हम लोग यूज करते हैं अकेडमिया वाले एपीए। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट बात, एक बात और मैं बताती चलूं। बेटा जो आपकी एकेडमिक राइटिंग होती है, ये कौन है? ताबिश का सवाल है कि मिस थीसिस को पब्लिश भी करवाना होता है। अच्छा ताबिश, तुमने ये सवाल किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी क्वेरी के लिए बता दूं, थीसिस नहीं पब्लिश होता है, थीसिस में से पेपर निकाला जाता है। थीसिस को जिसे कहना चाहिए श्रिंक करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है टू द लेंथ ऑफ द पेपर, और वो थीसिस में से पेपर निकाल के पब्लिश हो सकता है। थीसिस तो बहुत एक्सटेंसिव है ना बेटा, थीसिस ताबिश बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होता है। 200-300 पेजेस का तो कोई भी पब्लिश नहीं करेगा। उसमें से हम निकालते हैं रिसर्च पेपर। बिल्कुल, काबिश निकालने का तरीका ये होता है, 200 पेज को 20 पेजेस पे ले आओ, मैंने आसान लफ्जों में तुम्हें बता दिया, ठीक है। 200 पेजेस को श्रिंक करके, रिड्यूस करके 20 पेजेस पे ले आओ, और वो जो 20 पेज का आर्टिकल होगा फिर वो जाके पब्लिश होगा। अब तुमने ये बात करी है तो मैं एक और बात बताती चलूं। बेटा पीएचडी में आपको जब तक डिग्री एलोकेट नहीं होती, वो लोग जो पीएचडी करेंगे इस ग्रुप में, मैं उनको बता दूं, जब तक आपका आर्टिकल पब्लिश नहीं हो जाएगा उसी थीसिस में से, ताबिश ने पेंडोरा बॉक्स खोला है तो मैं बताती चलूं, उसी थीसिस का जब तक रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हो जाता, आपको पीएचडी की डिग्री नहीं मिलती है। क्लियर हो गया? चलें जी, एनीवेज आगे हम चलते हैं। अच्छा, मैं क्या बता रही थी, एक बात जरूर गौर से सुनो बेटा। एक मेरी बात, अक्सर आप लोग का जब हम पेपर पढ़ते हैं, यानी कि जब मैं हम आप लोगों की थीसिस पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर लैंग्वेज किस तरह की यूज हो रही होती है, ये बेटा न्यूज़पेपर वाली लैंग्वेज, एकेडमिक राइटिंग और है। मेरी बात गौर से सुने, मैं क्या कह रही हूँ। एकेडमिक राइटिंग और है, और आपके जो जनरल राइटिंग होती है न्यूज़पेपर्स की, मैगजीन्स की, ये और है, ठीक है जी। इन दोनों में फर्क है, इन दोनों के डूज एंड डोंट्स अलग हैं। आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में इंटरजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अंग्रेजी वाले मुझे बताएं, जिनको अंग्रेजी आती है, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? इंटरजेक्शन यूज कर सकते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बाज जगहों पे स्लैंग्स यूज हो सकते हैं। लेकिन बेटा एकेडमिक राइटिंग में ये तमाम की तमाम चीजें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती। एम आई राइट बेटा? एम आई राइट? समझ में आ गई? तो एकेडमिक राइटिंग में किसी भी किस्म का कोई स्लैंग, किसी भी किस्म की कोई इंटरजेक्शन, किसी भी किस्म की कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज, ये सारी की सारी चीजें इस्तेमाल नहीं होंगी। एक्सप्रेशन बिल्कुल सही का, इंटरजेक्शन है हमारे खुशी के, गम के, हंसी के, और मूड्स के जो डिफरेंट हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कि अलास, एक तो ALAS, अलास किसके लिए यूज होता है? सैडनेस के लिए यूज होता है। हुर्रे, हुर्रे,
हुर्रे किसके लिए यूज होता है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के लिए यूज होता है, इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो बेटा एकेडमिक राइटिंग में ये चीजें नहीं इस्तेमाल होती। मैं दोबारा से बताऊं, एकेडमिक राइटिंग में, रिसर्च पेपर वगैरह में ये तमाम की तमाम बातें इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बेटा शैल आई प्रोसीड फर्दर? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। शैल आई प्रोसीड फर्दर? क्विक क्विक क्विक, टाइम कम है, मुकाबला जिसे कहना चाहिए सख्त है। अच्छा, एपीए का मकसद ये है कि चीदा चीदा बात मैं तुम्हें बताऊं क्या क्या चीजें करनी होंगी एपीए में। फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, लाइन मार्जिन का ध्यान रखना पड़ेगा, इंटेक्स साइटेशंस का तरीकाकार सीखना पड़ेगा, और एंटेक्स साइटेशंस का ध्यान सीखना पड़ेगा। दोबारा से मैं बता दूं आपको, एपीए में किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। अच्छा, फॉर्मेटिंग में एक बात बताऊं मैं, पहला जो था, पहले जो समझा जाता था citation at the first and at the end of the paragraph। मैं बिल्कुल बता रही हूँ, ताबिश रुक जाओ, रुक जाओ, बिल्कुल बता रही हूँ, मैं वही बातें बता रही हूँ सारी, रुक जाओ। पहले ये समझा जाता था कि सिर्फ जो है वो टाइम्स न्यू रोमन ही इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। टाइम्स न्यू, मैं यही बता रही हूँ, असद थोड़ी सी ना अंडरस्टैंडिंग अब तुम्हारी वास्ट करने के लिए बता रही हूँ। अच्छा, एपीए के तुम लोग एमएस वर्ड पे जाओगे, अभी रुक जाओ, ऐसा करो 2 मिनट्स रुको, मेरे ख्याल से बात हमारी लंबी होगी और तुम लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दे। मैं क्लास का टाइम जो है अपनी जिसे कहना चाहिए अपनी क्लास का टाइम, वेयर इज क्लास का टाइम अपना एक्सीड करूं, ठीक है, ताकि आपको वर्ड पे भी सिखा सके हम कि वर्ड पे तुम्हें कैसे कैसे जो है वो चीजें मिलेंगी। और ठीक हो गया, चलें जी, डन, यस डन, ठीक है जी। हाँ भाई, मैं कहाँ थी? हाँ, ये जो किसी ने कहा है ना कि मिस टाइम्स न्यू रोमन, असद मैं यहीं पे तुम्हें एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी बात गौर से सुनो। इकरा सवाल को होल्ड करो, अभी बताते हैं। पहले मैं इसका, किस बच्चे का सवाल था? असद का सवाल था। बेटा जो एपीए का जो 6th एडिशन था, तुम लोग जो एमएस वर्ड यूज करोगे, मैं तुम्हें दिखा भी देती हूँ, अभी आपको दिखाएंगे भी। एमएस वर्ड साथ साथ स्क्रीन भी शेयर करनी पड़ेगी। एमएस वर्ड में रेफरेंस पे मैं जाऊं, रेफरेंस पे जाके मैं एपीए की ये स्क्रॉल डाउन करूं, और आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा 6th एडिशन। चलें जी, अब आपके साथ जरा स्क्रीन शेयर करें, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गई है या नहीं हुई है? जरा स्क्रीन देखो मैं, शेयर हुई है या नहीं हुई है। मैं वर्ड के डॉक्यूमेंट पे आ गई हूँ, वर्ड का डॉक्यूमेंट कहाँ है? हियर वी गो, ठीक है। बेटा स्क्रीन शेयर हो गई, स्क्रीन शेयर हो गई या नहीं? लेट मी नो, लेट मी नो, हरी अप हरी अप। स्क्रीन शेयर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब गौर से सुनो, जिस बच्चे ने कहा टाइम्स न्यू रोमन, तुम लोगों के पास अगर एमएस वर्ड 2013 है, और जनरली हमारे पास जो वर्ड है वो ऑफिस है, एमएस ऑफिस, वो एमएस ऑफिस 2013 ही जनरली लोगों के पास है। एम आई राइट? अच्छा जी, अब गौर से सुनो, आप तुम्हारे पास एमएस वर्ड 2013 की लिमिटेशन क्या है, ये तुम लोग गए, मैं अभी बिल्कुल उस पे आ जाती हूँ, ठीक है। मैं गई यहाँ पे, ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है रेफरेंसेस पे, नजर आ रहा है? मैं कर्सर अपना बार बार मूव कर रही हूँ रेफरेंसेस पे, रेफरेंसेस पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास बहुत सारी विंडोज खुल के आ जाएंगी। ये रहा स्टाइल का ऑप्शन, ये रहा स्टाइल का ऑप्शन। दोबारा से देखो, रेफरेंसिंग स्टाइल, रेफरेंसिंग स्टाइल, रेफरेंस, ये रहा मेरा सेक्शन, और उसके अंदर सब हेडिंग है स्टाइल। इसको मैंने स्क्रॉल किया, इस पे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने बहुत सारे स्टाइल्स खुल के आ गए। एपीए भी आ गया, देखो जो मैंने कहा, शिकागो भी आ गया, हार्वर्ड भी आ गया, एमएलए भी आ गया। आपने कौन सा कंसिडर करना है? एपीए। लेकिन बेटा इसके नीचे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 6th एडिशन, क्या लिखा हुआ है? 6th एडिशन। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। लेकिन अपनी नॉलेज के लिए लेते जाओ, समझ में आ गया ना बेटा? समझ में आ गया ना? लेकिन बेटा अपनी नॉलेज के लिए लेते जाओ, कल कहीं फंस नहीं जाना। एपीए ने 2019 में 7th एडिशन भी अनाउंस कर दिया है। क्या मैंने बात बताई बेटा? आई अगेन रिपीट, एपीए ने, ये तो 2009 में तकरीबन 6th एडिशन आया था, एक्सक्यूज मी, लेकिन 2019 में जो एपीए ने जो है वो अपना 7th एडिशन भी इशू कर दिया है। क्या कर दिया है? 7th एडिशन भी लेकर आ गए हैं। क्लियर हो गया?
एडिशन से बहुत फर्क पड़ेगा शहरोज, बहुत 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 फर्क पड़ेगा। मैं आपको अभी बताऊंगी कि ये वो वाली बातें हैं जो कि आपने रिपीट ये 7th एडिशन में अवॉइड करनी है। कुछ बातें सेम है, मैं आपको चेंजेस बता दूंगी। शहरोज ने बड़ा सा अच्छा सवाल किया मुझसे, शहरोज मुगल है ये शायद बच्चा, शहरोज मुगल, कि मिस चेंजेस क्या है। शहरोज का यही सवाल है ना मिस, 7th एडिशन में चेंजेस क्या है, आपको अभी बता देते हैं। बिल्कुल, थोड़ी देर रुको, आपको अभी बताएंगे कि 7th एडिशन में क्या क्या चेंजेस है। बाकी चीजें पुरानी 6 की बिल्कुल सेम चलेंगी, लेकिन क्या चीजों में बदलाव आया है, तब्दीली आई है, वो आपको थोड़ी देर में हम अभी बताते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो मुझे एक बात बताओ, आगे बढ़ने से पहले, एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ, किसी को ये पता है कि इन टेक्स्ट साइटेशन और एन टेक्स्ट साइटेशन क्या होती है? पहले तो ये बात बताओ, इसमें डिफरेंस पता है? इन टेक्स्ट साइटेशन अगर समझ में नहीं आ रहा तो जरा मैं आपको दोबारा से मुझे बताएं, इन टेक्स्ट साइटेशन या एन टेक्स्ट साइटेशन के बारे में अगर किसी को पता है तो मुझे जल्दी से बताएं। लेट मी शेयर द स्क्रीन, मैं आपकी फाइल्स पे दोबारा आ जाऊं, जल्दी से मुझे बताएं इन टेक्स्ट साइटेशंस एंड जिसे कहना चाहिए इन टेक्स्ट साइटेशंस। लेट मी सी कि आपकी जिसे कहना चाहिए स्क्रीन विजिबल है। यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन टेक्स्ट साइटेशंस एंड एन टेक्स्ट साइटेशंस? आंसर्स में पढ़ूं, आंसर्स में पढ़ूं ये विद इन द जो टेक्स्ट बॉडी होती है वो इन टेक्स्ट होती है। मुबशिरा कम अप विद द राइट आंसर। मिस जो विद इन द टेक्स्ट बॉडी होती है वो होती है इन टेक्स्ट, और जो सबसे आखिर में हम रेफरेंसेस में लगाते हैं उसको हम कहते हैं एन टेक्स्ट। बिल्कुल सही, एसएन ने भी यही जवाब लिखा है। क्लियर हो गया? इन टेक्स्ट साइटेशन जो हम विद इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट लगाते हैं, विद इन द बॉडी ऑफ द पेपर कहना चाहिए, वो लगाते हैं, वो आपकी होती है इन टेक्स्ट। और जो हम सबसे आखिर में लगा रहे होते हैं, यानी कि रेफरेंस के सेक्शन में आखिर में लगा रहे होते हैं लिस्ट ऑफ सोर्सेस के साथ, वो आपकी एन टेक्स्ट साइटेशन होती हैं। बेटा एक बात, इन टेक्स्ट शुड मीट विद द एन टेक्स्ट, मेरी बात ये गिरा से बांधो। आपका सबसे जिसे मैंने शायद पहली क्लास में भी आपको बताया था, बाज दफा आप लोगों की जो इंटेक्स्ट है ना वो आपकी एंटेक्स से मैच नहीं कर रही होती, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। इंटेक्स जो है वो आपकी एंटेक्स से मैच करनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, आगे चलें। ठीक है भाई, आगे चलें बेटा, जल्दी से बताएं इस एग्जाम्पल में। नहीं नहीं नहीं, ये ये कौन है? जुनेद, ये जुनेद है? कौन है ये? शहरोज मुगल है। बेटा जो स्क्रीन तुम्हें ये इसने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। बेटा बेटा जो स्क्रीन पे तुम्हें एग्जाम्पल डिस्प्ले हो रही है, हाँ चलो भाई मुझे बताओ, ये अच्छा सवाल पूछा, ये इन टेक्स्ट है या एन टेक्स्ट है? ये जो स्क्रीन पे एग्जाम्पल है, ये मैंने रिसर्च पेपर ही मेरा जो है वो चल रहा था, ये इन टेक्स्ट है या आउट, ये वो है एन टेक्स्ट? बेटा द राइट आंसर इज इन टेक्स्ट, इन टेक्स्ट। ये मेरा जिसे कहना चाहिए इन टेक्स्ट है, एन टेक्स्ट नहीं है। एन टेक्स्ट में तो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ किस तरह से होती है, ठीक है। रेफरेंस जब तुम अपना रिसर्च पेपर खोलोगे ना ताबिश, हाँ मैं बता रही हूँ तुम्हें, जो बिल्कुल लास्ट में तुम जब रेफरेंस के सेक्शन में जाओगे ना, उसके अंदर जो 15 से 20 लिखी होती हैं वो आपकी एक साथ जो है वो एन टेक्स्ट होती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलें जी और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कोई बताएगा साइटेशन और रेफरेंस में क्या फर्क है? बिल्कुल एक तरीके से मैं वही बात कर रही हूँ जो मैंने अभी बात कही है। एंड टेक्स्ट साइटेशन को रेफरेंस भी कहा जाता है। आई अगेन रिपीट, एंड टेक्स्ट साइटेशन को रेफरेंस भी कहा जाता है। आई अगेन रिपीट, एंड टेक्स्ट साइटेशन को रेफरेंस भी कहा जाता है। अब मुझे एक बात बता दें, दोनों की लेंथ सेम है या डिफरेंट होती है? अगर मुझे बुशरा कमर आंसर करे, दोनों की लेंथ सेम होती है या दोनों के पर्टिकुलर सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? द आंसर इज डिफरेंट, द आंसर इज डिफरेंट। शाबाश। जो इंटेक्स साइटेशन होती है उसमें महज सिर्फ और सिर्फ, मेरी बात गौर से सुनो, उसमें सिर्फ ऑथर का नाम होता है, पब्लिकेशन ईयर होता है, और ज्यादा से ज्यादा कभी कभार पेज नंबर भी मिलेगा। ठीक है जी। बाज दफा जब हम डेफिनेशन वगैरह लिख रहे होते हैं ना तो उसके अंदर पेज नंबर भी होता है। जब हम बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होना चाहते हैं ना तो हम वहां पे पेज नंबर्स भी लिखते हैं। तो इन टेक्स्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथर का नाम मिलेगा और ईयर ऑफ पब्लिकेशन मिलेगा। जबकि 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 जो आपके पास रेफरेंस होता है उसके अंदर बहुत 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 सारी डिटेल्स होती हैं।
उसका उसमें ऑथर का नाम भी होता है, उसमें टाइटल ऑफ द पेपर भी होता है, उसमें जर्नल का नाम भी होता है, उसमें पेज नंबर भी होता है। उसके अंदर एक चीज होती है DOI करके, कभी देखा है बेटा? DOI एक सॉर्ट ऑफ हाइपरलिंक बना हुआ होता है, आखिर में देखा होगा तुम लोग ने, DOI करके बना हुआ होता है। DOI का मकसद क्या है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। किसे कहते हैं DOI? बेटा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ठीक है जी। यानी कि ये एक तरह की लेबलिंग होती है, एक तरह की लेबलिंग होती है। अगर मुझे जिससे कहना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही, ऐसा नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमें कहाँ से मिल सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये एक तरह की लेबलिंग होती है जिसके अंदर हाइपरलिंक बना होता है, नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उसको लोकेट करने में मदद देता है। साई हब पे जाके, वेरी गुड कुरतुल्लैन ने कहा, जब मैं साई हब पे जाके जो आर्टिकल सर्च करूंगी उसमें मैं DOI को भी टाइप कर सकती हूँ। वेरी गुड बेटा, शाबाश कुरतुल्लैन। मैं ये बात कह रही हूँ, ये कौन है? आमिर अली, जो बिल्कुल ही बच्चा जो है, हाँ ठीक है, आमिर ये कह रहा है। बेटा आमिर क्या रिपीट करूं, मुझे एक बात बताएं, मुझे बता, कॉन्सेप्ट बताया करें कि मैं क्या रिपीट करूं, ठीक है? मैं ये पढ़ा रही हूँ आमिर, साइटेशन और रेफरेंस का डिफरेंस क्या है? आई कैन रिपीट, साइटेशन और रेफरेंस का डिफरेंस क्या है? साइटेशन विद इन द टेक्स्ट बॉडी होती है, ठीक है, और आपकी जो रेफरेंस होती है वो बिल्कुल एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बॉडी होती है, एट द एंड ऑफ द, जिसे कहना चाहिए वर्क जो है वो आपका रेफरेंस होता है। साइटेशन में जो इंटेक्स साइटेशन होती है उसके अंदर हम बहुत कम चीजों को जिसे कहना चाहिए लिखते हैं, यानी कि सिर्फ महज ऑथर का नाम होता है और महज पब्लिकेशन ईयर होता है। बाज दफा पेज नंबर्स भी होते हैं, ज्यादातर जब डेफिनेशंस वगैरह लिखी जाती हैं तो वहां पे पेज नंबर्स भी लगा देते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं इंटेक्स साइटेशन में। जबकि जो आपके पास लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस होती है एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट आमिर, वहां पे आप बहुत ज्यादा डिटेल्स देते हो, यानी कि ऑथर का नाम, जिसे कहना चाहिए जर्नल का नाम, पेज नंबर। जरा एक मिनट में आपको व्यू कराऊं, होपफुली जरा आपको मैं गूगल स्कॉलर पे जाऊं, गूगल स्कॉलर पे मुझे जाना पड़ेगा, और गूगल स्कॉलर पे जाके मैं आपके लिए कोई आर्टिकल सर्च करती हूँ। हालांकि ये बात मैंने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में बताई है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर इंस्टेंस ब्रांड एक्विटी, मैंने लिखा, और ब्रांड एक्विटी पे मेरे पास आर्टिकल्स आ गए। ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास पे क्लिक किया, ठीक है बेटा, ठीक हो गया? जरा मैं भारी भरकम वाला लूं, यस, ठीक है, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही खुल गया। ये स्क्रीन शेयर हुई है या नहीं हुई? लेट मी चेक, स्क्रीन शेयर हो गई या नहीं हुई? मैंने तो, एक मिनट रुक जाइए बेटा, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊं। गूगल स्कॉलर, वेयर इज क्रोम टैब, ब्रांड इक्विटी शेयरिंग, यस बेटा क्लियर हो गया। ये देखें, दोबारा से मैं जाती हूँ, मैं गई, मैं दोबारा से आपको प्रोसेस बता दूं, पहले मैं देखूं कि नजर भी आ रहा है या नहीं आ रहा। बेटा स्क्रीन क्लियर हो रही है? स्क्रीन क्लियर हो रही है, यस और नो? जल्दी से बताएं, जल्दी, क्विक क्विक क्विक, टाइम का मुकाबला सब। ठीक है, मैं आपको जरा दोबारा से व्यू करा दूं कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं गई फॉर एग्जांपल यहाँ पे गूगल स्कॉलर, ठीक है, गूगल स्कॉलर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने जाके लिखा, लेट से मैंने काम करना है ब्रांड एक्विटी पे, इस पे मैंने क्लिक किया, इस पे सारे के सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। ये रहा डबल इन्वर्टेड कॉमास, जल्दी से साइट करने का बेहतरीन आसान तरीका, ये रहा डबल इन्वर्टेड कॉमास, इस पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास एपीए स्टाइल खुल के आ गया। देखिए इसके अंदर जरा पढ़ने पढ़ने का तरीका सीखे बेटा गौर से। सबसे पहले जो है वो ऑथर का सरनेम आता है, मैं अभी आपको उसको वर्ड पे भी प्रैक्टिस कराऊंगी। सबसे पहले ऑथर का जो है लास्ट नेम या सरनेम आता है, फिर आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन ब्रैकेट में आता है, फिर आपका जो है ये रिसर्च पेपर का टाइटल आ गया, ठीक है जी, टाइटल आ गया। उसके बाद जर्नल का नाम हमेशा इटैलिक्स में, याद रखना, जर्नल का नाम हमेशा इटैलिक्स में, ठीक है। जर्नल के नाम के बाद आता है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे 28 है बेटा, पढ़ने का तरीका सीखो, मेमोराइज नहीं करो, ठीक है। वॉल्यूम का नाम हमेशा इटैलिक्स में होता है, और वॉल्यूम बताता क्या है अभी मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है ये होता है इशू, क्या होता है? इशू। साल में देखो 12 इशूज भी, इशू का मकसद होता है कि उस जर्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। इशू का क्या मकसद होता है? उस जर्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, और आगे लिखा हुआ है पेज नंबर्स। पढ़ना आ गया बेटा? बेटा पढ़ना आ गया। इशू नंबर हमेशा ब्रैकेट में होता है और लास्ट में पेज नंबर्स आ गए। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? पहले मुझे बताएं ताकि मैं आगे चलूं। यहाँ तक सो फार सो गुड, ठीक है, यहाँ तक सो फार सो गुड।
अब मैं जरा अपनी स्लाइड्स पे दोबारा चली जाऊं। ठीक है, यहाँ तक सो फार सो गुड। कोई सवाल यहाँ तक? बेटा कोई सवाल यहाँ तक हो तो रेस करें ताकि मैं इन द मीन टाइम आपके सवालात को एड्रेस करूं। अच्छा, मेरी एक बात गौर से सुने, आपसे एग्जाम में मेमोराइज करने को नहीं कहा जा रहा, मेरी बात गौर से सुने आपसे। और ये बिल्कुल भी जिसे कहना चाहिए इलॉजिकल होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप लिखने का तरीका मेमोराइज करें, नॉट एट ऑल। मैंने क्या कहा? नॉट एट ऑल। आप मेमोराइज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपको लिखने का जो है वो तरीका आना चाहिए, उसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। हम आपको एग्जाम्पल दे देंगे एग्जाम में, और एग्जाम में आपने बताना होगा इसके अंदर से वॉल्यूम कौन सा है, इसके अंदर से फर्स्ट ऑथर कौन सा है, इसके अंदर सेकंड ऑथर कौन सा है, इसमें ईयर ऑफ पब्लिकेशन कौन सा है, इसमें फॉर एग्जांपल जर्नल का टाइटल कौन सा है, इसमें इशू नंबर क्या है। बात क्लियर हो गई बेटा? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक बात क्लियर हो गई ताकि मैं आगे चलूं? यहां तक बात क्लियर अगर हो गई तो मैं आगे चलूं। ठीक है, ठीक है, आगे चलूं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पहले मैं आपको एक सवाल, एक बच्चे का बहुत अहम सवाल था, बहुत ही जबरदस्त, आई वुड रादर से बेहतरीन सवाल था। जो एक सवाल ये आया था, मिस मुझे ये बताएं कि 7th एडिशन में चेंजेस क्या है। आया था ये सवाल या नहीं इससे पहले? ठीक है, आया था ये सवाल कि मिस 7th एडिशन में मेरे पास अगर MS ऑफिस 2013 है, ठीक है जी, तो वहां पे तुम्हें 6th एडिशन की मुझे ऑप्शन दे रहा है, और आप कह रही हैं कि 7th एडिशन आ गया है, तो मिस 7th एडिशन को ही ज़ाहिर है मुझे फॉलो करना है अपने असाइनमेंट में। तो आप मुझे जल्दी से बता दें कि कौन कौन से चेंजेस आए हैं, जिससे कहना चाहिए कौन कौन से चेंजेस आए हैं जिनको मैं अपने असाइनमेंट में इन्वॉल्व कर दूं या उसको इनकॉर्पोरेट कर दूं। क्लियर हो गया? पहले चेंजेस बता दूं, फिर मैं आपको जल्दी से ये इंटेक्स साइटेशंस भी सिखा दूंगी कि इंटेक्स साइटेशंस कैसे लगाते हैं। बेटा जरा जल्दी से मैं चलूंगी, स्पीड में मैं चलूंगी। 7th एडिशन में चेंजेस क्या हैं? कॉपी पेंसिल तैयार, कॉपी पेन तैयार, जरा मैं स्पीड में चलूंगी। सबसे पहली बात, जो 7th एडिशन है वो इंट्रोड्यूस हुआ है अक्टूबर 2019। इससे पहले जो 6th एडिशन आया था वो आया था 2009 में। ठीक है जी, अक्टूबर 2019 में के जो 7th एडिशन है उसमें चेंजेस ये आए हैं। ठीक है जी, साइटेशन ऑफ ऑनलाइन मटेरियल बढ़ गया है। ठीक है जी, साइटेशन ऑफ ऑनलाइन मटेरियल बढ़ गया है। द रीजन इज बेटा, अब आपके पास ई बुक्स भी आ गई हैं। एम आई राइट? पहले आपके पास जो है वो पेपर बैक बुक्स होती थी, हार्ड कवर बुक्स होती थी, लेकिन आपके पास हर नई किताब की अब खास तौर से 2020 के बाद हर किताब जो है वो ई बुक में भी आएगी, ई बुक की फॉर्म में भी आएगी। ठीक हो गया? तो इस तरह से जो आपका ऑनलाइन मटेरियल है उसकी साइटेशन बड़ी है। नंबर 2 ये कि आपने अब पब्लिशर का लोकेशन मेंशन नहीं करना, पब्लिशर का लोकेशन मेंशन नहीं करना। ठीक है जी, अगर वैसे तो मेंशन नहीं होता, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ नजर आए तो आप पब्लिशर का लोकेशन, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, जैसे कनाडा हो गया, जैसे वैंकूवर हो गया, जैसे कि चेक रिपब्लिक हो गया, जैसे कि बर्मा हो गया, तो अब आप ये पब्लिकेशन का जो लोकेशन है, पब्लिशर का जो लोकेशन है वो मेंशन नहीं करोगे। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात मैं आपको एक चीज और अभी थोड़ी देर में बता रही हूँ, एट अल। ठीक है जी, ये कहानी क्या है? एट अल की जरा मैं लिखूं, शायद आई डोंट थिंक सो, वो जो क्यूटीए पढ़ के आए हैं उनको तो ये पता है, लेकिन जो नहीं पढ़ के आए हैं उनके लिए मैं जरा लिख दूं। यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एट अल करके, और इसके बाद फुल स्टॉप लगना लाजमी लाजमी लाजमी। हाँ, एट अल के बारे में मैं अभी बताती हूँ, उसके बाद फुल स्टॉप भी लगता है कुरतुलन, ये याद रखना, ये एक फिनोमिना है। अच्छा, एयरटेल के बारे में ये कहा जाता था कि पहले जो है, गौर से सुनना बेटा कुर्रतुलैन, ये तुम सही कह रही हो इकरा, अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा ऑथर्स हो तो उसके लिए आप यूज करते हो एट अल। फर्स्ट ऑथर का नाम लिखा और उसके आगे हमने एट अल लिख दिया। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, पहले ये समझा जाता था कि मैंने एटलीस्ट पहली दफा तो तमाम जो है वो नाम लिखने हैं। ठीक है जी, मेरी बात गौर से सुनो, पहली दफा मैं तमाम तर ऑथर्स के नाम लिखूंगी। अगर मुझे उसी चीज को दोबारा से साइट करना होगा तो सेकंड टाइम साइट करने में मैं एट अल लगाऊंगी। ठीक है जी, लेकिन 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 अब जो है वो इसके अंदर 7th एडिशन में राइट फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है जी, राइट फ्रॉम द फर्स्ट साइटेशन, अगर मैं पहली बार ही साइट कर रही हूँ उस आर्टिकल को तो अब मैं पहली बार में ही एटल लगा दूंगी। पहले होता था सेकंड टाइम साइटेशन में होता था, लेकिन अब सेकंड टाइम नहीं, इकरा बेटा अब सेकंड टाइम नहीं होता।
ठीक है जी। अब सेकंड टाइम सब नेम्स नहीं लिखते। मैं इकरा बेटा यही बात मैंने तुम्हें बताई है, 7th एडिशन में ये चेंज आ गया है, सेकंड टाइम नहीं फर्स्ट टाइम से ही। क्या बोला मैंने इकरा? बेटा फर्स्ट टाइम से ही तुम एट अ लगाओगी। क्लियर हो गया? अब मैं एक और नेक्स्ट चीज बता दूं बेटा, क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे बताओ क्लियर हो गया या नहीं हुआ? मुझे ये गलतियां असाइनमेंट में नहीं चाहिए, मुझे ये गलतियां असाइनमेंट में नहीं चाहिए, ठीक है जी। अच्छा एक और बात, पहले आप मैक्सिमम 7 ऑथर्स को जिसे कहना चाहिए साइट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल 7 ऑथर्स एट अ टाइम एक पेपर पे काम कर सकते थे और आप उनको साइट कर सकते थे। अब 7 ऑथर्स से लेके जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है। हाँ बुशरा, जितने चाहे देखो मेरी बात सुनो बुशरा बेटा, कमर बुशरा कमर, आप जितनी जितनी बार चाहें इसको यूज कर सकती हैं, लेकिन रेलेवेंसी बननी चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। उस आर्टिकल को आप जितनी बार चाहे यूज कर सकती हैं, साइट कर सकती हैं, लेकिन 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 एक तो रेलेवेंसी बनना चाहिए, वन, और नंबर टू, जब पहले बार ही अब आप साइट करेंगी तो वहीं से आप एट अ लगाएंगी फुल स्टॉप या पीरियड के साथ। क्लियर हो गया? इसको हम कहते हैं फुल स्टॉप या पीरियड। क्लियर हो गया? शाबाश बच्चे। अच्छा मैं पहले कह रही थी आप पहले एट अ टाइम 7 ऑथर्स को कर सकते थे, अब वो इंक्रीज हो गई है और आप 20 ऑथर्स को जो है वो साइट कर सकते हैं, यानी कि एक आर्टिकल के 20 ऑथर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। डीओआई का मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक बात और बेटा, पहले 6th एडिशन तक डीओआई लिखा जाता था, अब 7th एडिशन में डीओआई लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? DOI अब आपको रेफरेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लोकेटिंग द पेपर है। क्लियर हो गया? अब वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। क्लियर हो गया? DOI को लेबल का लगाने की जरूरत नहीं है, DOI का लेबल लगाने की जगह आप उसको URL की तरह इस्तेमाल करेंगे। दोबारा से मैं कहूँ, DOI का लेबल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप उसको अपनी रेफरेंस में लगा रहे हैं तो बिल्कुल वेबसाइट की तरह, URL की तरह ही हाईलाइट करेंगे। अच्छा एक और बात बेटा, इंपॉर्टेंट चीज, पहले हम अक्सर ये भी लिखा करते थे रिट्रीव फ्रॉम या रिट्रीव्ड एट, जिस दिन या जिस टाइम पे हमने वो रिट्रीव किया होता था वो रिट्रीवल की डेट भी आती थी। अब वो रिट्रीवल की डेट लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा फॉन्ट के बारे में मैं बताती चलूं, किसी ने शुरू में कहा कि सिर्फ टाइम्स न्यू रोमन यूज करते हैं, नहीं बेटा अब फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है 7th एडिशन में। टाइम्स न्यू रोमन के अलावा आप एरियल भी यूज कर सकते हो, कैलिब्री भी यूज कर सकते हो, जॉर्जिया भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? मैंने आपको पहले ही बता दिया टाइम्स न्यू रोमन के अलावा भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है 7th एडिशन में, कैलिब्री भी यूज कर सकते हो, एरियल भी यूज कर सकते हो, और जॉर्जिया भी यूज कर सकते हो। ठीक हो गया? आगे बढ़ू बेटा? जल्दी से बताओ आगे बढ़ूं, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही? यस और नो, यस और नो? ठीक है जी। अच्छा एक और चीज मुझे आपको बतानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हम आपके टेक्स्ट में चेक कर रहे होते हैं बीइंग एन एग्जामिनर। बेटा न्यूट्रल प्रोनाउंस, न्यूट्रल न्यूट्रल प्रोनाउंस, ठीक है जी। न्यूट्रल प्रोनाउन का क्या मकसद है? अब आप ही और शी वगैरह, अगर आपको याद हो मैंने किसी क्लास में आपको जब फेमिनिज्म पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि अब आप सेल्स मैन का वर्ड यूज नहीं करोगे, पुलिस मैन का वर्ड यूज नहीं करोगे, जब मैंने फेमिनिज्म अप्रोच पढ़ाई थी। बेटा याद आया? यानी कि अब आप ही और शी यूज नहीं करोगे, प्रोनाउन यूज करोगे इसकी जगह दे। ठीक है जी, क्या यूज करोगे? दे या देयर। क्लियर हो गया? आप इस तरह के न्यूट्रल प्रोनाउंस यूज करोगे, ठीक है जी। तो आपने न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करनी है। आगे चलें बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? बेटा यहां तक बात क्लियर हो गई? जल्दी से मुझे बताएं, लेट मी नो, आई हैव लास्ट आई थिंक 15 मिनट्स टू गो, लास्ट 15 मिनट्स टू गो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं जरा जल्दी से चलती हूँ, उसको स्लाइड आपको मेरी शो हो रही होगी। इन टेक्स्ट साइटेशन अगर एक ऑथर की है, लैंग्वेज का बेटा मैं ये बता रही थी शरोज मुगल, जो कि मैं बात पहले भी बता चुकी हूँ, न्यूट्रल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, ठीक है जी। न्यूट्रल लैंग्वेज शुड बी यूज, किसी एक जेंडर किसी एक ग्रुप को आप हाईलाइट नहीं करोगे, जैसे ही और शी का प्रोनाउन आप यूज नहीं करोगे, उसकी जगह आप दे का प्रोनाउंस यूज करोगे। ये क्या सवाल है मैडम? एज वी फाइंड अवर रिलेटेड वर्क अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल्स, हाउ डू वी साइट और गिव रेफरेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक वर्क? बहुत अच्छा सवाल किया इसने। कौन है ये? ताबिश है आई थिंक। लेकिन ताबिश का जवाब मेरे पास बिल्कुल मौजूद है, मौजूद है। यस मैं अपनी स्लाइड्स को मूव कर रही हूँ।
थोड़ा सा इसने आगे वाला सवाल कर लिया। यस, मैं आ गई इस वाली स्लाइड पे। बेटा मैं ताबिश का सवाल जो है वो एड्रेस कर रही हूँ। ताबिश ने ये सवाल किया, मिस मैं कुछ ऐसे काम भी पढ़ता हूँ जो कि मेरे रिसर्च पेपर से अलावा है, यानी कि मिस अपने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। बेटा इसी को हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस। बहुत खूबसूरत सवाल है ताबिश का, आई रियली अप्रिशिएट हिम। इसी को हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस। अब मेरी बात गौर से सुनो। बिब्लियोग्राफी में वो तमाम तर चीजें आ जाती हैं, वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जिनको मैंने पढ़ा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैंने उनको साइट भी करना है। ताबिश बेटा गौर से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, ये एहसन ने बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दी, जैसा कि मिस हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल दूं बेटा एहसन, अरोड़ा मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मार्केटिंग के बच्चों के लिए। डॉन का एक न्यूज़पेपर है अरोड़ा मैगजीन, पढ़ सुना है कभी उसके बारे में? अरोड़ा मैगजीन, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल डॉन न्यूज़पेपर का है अरोड़ा मैगजीन। मैंने उसमें से कॉन्सेप्ट पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें से कॉन्सेप्ट पढ़ा ब्रांड इक्विटी का, ठीक है जी। अब अरोड़ा मैगजीन मैंने इसलिए पढ़ा, या उसका आर्टिकल मैंने इसलिए पढ़ा, उसका आर्टिकल। अच्छा बेटा यहाँ पे मेरे पास एक, मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूं, मेरे पास यहाँ पे 5 मिनट्स की वो आ रही है। आई डोंट नो क्यों आ रही है, हालांकि मैंने टाइम एक्सीड कर दिया है। 5 मिनट्स की जैसे कहना चाहिए मेरे पास वो आ गई है कि इट विल बी एंडेड इन 5 मिनट्स। लेट मी चेक, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। बेटा अगर हमारा अगर डिसकंटिन्यू हो गया तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी, ठीक हो गया? ठीक है। अगर डिसकंटिन्यू हो गया तो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी, लेकिन टाइम मैंने इंक्रीज कर दिया है। अच्छा, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस का वर्क समझ में आ गया। अरोड़ा मैगजीन को मैंने अगर पढ़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर मैंने इसको साइट भी किया। अगर मैंने इसको साइट नहीं किया तो दैट इज बेसिकली बिब्लियोग्राफी। लेकिन रेफरेंस वो होता है जिसको साइट करना लाजमी है। रेफरेंस वो होता है जिसको साइट करना लाजमी है। होपफुली ताबिश का मैंने सवाल जो है वो अब एड्रेस कर दिया है। एम आई राइट बेटा? ताबिश मुझे जल्दी से बता दें, जल्दी से क्विक 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 बता दें, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब मैं जरा आपको जल्दी से लेके चलूं। हो सकता बेटा, अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपका नेक्स्ट सेशन क्रिएट कर लूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपका आज ही नेक्स्ट सेशन क्रिएट कर लूं इसी ब्लैक बोर्ड पे, अगर हो जाता है पॉसिबल। आई डोंट नो उस पर टाइम जो है वो 8:30 मैंने किया तो है, 8:30 मैंने टाइम, बट लेट्स सी क्या होता है। चलें जी। अच्छा अगर मैंने एक ऑथर को करना है, एक ऑथर को मैंने साइट करना है, तो पैराग्राफ के शुरू में भी हो सकता है, पैराग्राफ के आखिर में भी हो सकता है। ये बात पहले भी हो चुकी है। अगर मैंने किसी ऑथर को साइट करना है, मैंने दोनों तरीकेकार आपके सामने लिख दिए हैं। अगर पैराग्राफ के शुरू में करना है, इसको हम कहते हैं नरेटिव, इसको हम कहते हैं नरेटिव फॉर्मेट। अगर हम पैराग्राफ के शुरू में कहते हैं करें, और अगर हम पैराग्राफ के आखिर में करें तो हम इसको कहते हैं पैरेंथेसिस साइटेशन। क्या कहते हैं हम इसको? पैरेंथेसिस साइटेशन। पैरेंथेसिस बेटा किसे कहते हैं? ब्रैकेट में, हर चीज ब्रैकेट में, हर चीज ब्रैकेट में। पहले वाला जो जिसे कहना चाहिए पैरा है, उसके अंदर सिर्फ ईयर ऑफ पब्लिकेशन ही ब्रैकेट में आता है, जबकि जो सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर आखिर में तमाम तर चीजें, ऑथर का नाम, कॉमा डाल के और ईयर ऑफ पब्लिकेशन के साथ जो है वो ब्रैकेट में चीज आ गई। बेटा फॉर्मेट देख लेना, मैं स्लाइड आज ही अपलोड कर दूंगी। फॉर्मेट तुम लोग देख लेना, टू ऑथर्स का कॉन्सेप्ट या टू ऑथर्स को कैसे साइट करेंगे वो तरीकेकार ये लिखा हुआ है। अगर शुरू में लिखूंगी तो ए एंड डी, एंड पूरी स्पेलिंग लिखूंगी, याद रखना ये मेजर मिस्टेक होती है। और आखिर में लिखूंगी तो एंड का सिंबल लिखूंगी, एम्पर्स एंड जिसे कहते हैं, ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर आखिर में मैं जाऊंगी तो एम्पर्स एंड यूज करूंगी, यानी कि इसका सिंबल, यानी कि मैं ए एंड डी पूरी स्पेलिंग नहीं लिखूंगी। बेटा लेट मी नो सो फार सो गुड, जल्दी बताओ, क्विक क्विक क्विक, हरी अप, लेट मी नो सो फार सो गुड। चलें जी, ये तीन ऑथर्स का आ गया जो मैंने आपको बताया, वॉकर है, ब्रैडले है और मिल्टन है, ठीक है जी। अगर मैंने इन तीनों को नाम को हटाना है, फर्स्ट ऑथर लिखा वॉकर, उसके आगे लगा दिया एट ऑल, और ऑल के एट अल के बाद फुल स्टॉप लगाया और ब्रैकेट में लिख दिया। शुरू में अगर हम कोट करेंगे तो कैसे साइट करेंगे, आखिर में अगर हम साइट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तरीकेकार यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बात मैं दोबारा से आपको बताती चलूं कि अब 7th एडिशन में आपने फर्स्ट साइटेशन से ही एट अल लगाना है। ये जो तरीकेकार है ये 6th एडिशन का है या 7th एडिशन का है? बेटा यहाँ जो एग्जांपल लिखी हुई है 6th एडिशन की है या 7th एडिशन की है? जल्दी से बताएं।
जल्दी से बताएं। 6th एडिशन की, शाबाश, सरवत कम्स अप विद द राइट आंसर। ये 6th एडिशन की एग्जांपल है, वेरी गुड। 7th एडिशन में आप शुरू से ही एयरटेल लगाएंगे। चले जी, वही वाली बात, यहाँ पे अगर आप 3 या 3 से ज्यादा ऑथर्स हैं तो एयरटेल कैसे लगाया जाता है, उसका फॉर्मेट है। अगर सिंगल पीस ऑफ वर्क है, 6 ऑथर्स हैं, तो ये भी वही एयरटेल का यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर मुझे किसी ग्रुप को, जिसे कहना चाहिए यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एफडीए हो गया, एफबीआई हो गया, अगर मुझे जिसे कहना चाहिए उसकी, उसको कैसे लगाते हैं, तो वो फॉर्मेट आपके पास बेटा, इस मुजना इस चीज में ना पढ़ो, फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी, फॉर्मेट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। 7th एडिशन में देनी है, 7th एडिशन में देनी है नदीम, तभी तो चेंजेस बताए, वरना चेंजेस बताती नहीं, ठीक है जी। अगर मैंने किसी यूनिवर्सिटी का नाम कोट करना है तो यूनिवर्सिटी का नाम कैसे साइट किया जाएगा, साइट किया जाएगा, वो फॉर्मेट यहाँ पर है बेटा। फॉर्मेट सारे लिखे हुए, इसको मेमोराइज नहीं करते, फॉर्मेट्स को कभी भी मेमोराइज नहीं करते, बस उसको टैली करके लिख लेते हैं, ठीक है जी। बेमायनी बात है अगर मैं कहूँ कि समराइज कैसे करते हैं, अच्छा, यानी कि मेमोराइज कैसे करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, अगर आपने जर्नल में साइटेशन देनी हो तो कैसे लिखते हैं, पहले लास्ट नेम, फॉर्मेट देख लो, पहले लास्ट नेम आता है, फिर फर्स्ट नेम आता है, फिर मिडिल नेम आता है, फिर ब्रैकेट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है, फिर आर्टिकल का नाम आता है। जर्नल का नाम हमेशा इटैलिक